चलो जाओ। तो सेकंड फिजिक्स स्टार्ट हमारी है। ठीक, सेकंड फिजिक्स भौतिकी चैप्टर इसके अंदर ही मौजूद है। चैप्टर नहीं है इसके अंदर, यूनिट किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, ऑप्टिक्स बोलते हैं इसे पूरी को, ऑप्टिक्स समझ, ऐसे बोलते हैं ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिकी यंत्र। अब आप सोच रहे हो किरण प्रकाशिकी के अंदर क्या आ रहा, इसके अंदर लगभग 4-5 चैप्टर्स के अंदर मौजूद है जो तुम्हारी बुक्स, समझ में आया बात या? लेकिन मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा क्योंकि बुक भी मेरे जैसे इंसान ही लिखते हैं, समझ में आया बात यार? मैं तो बता, मैं कई बार बुक लेने की कोशिश करी लेकिन मेरा ये फंडा चलता नहीं, बस पता नहीं क्या हो रहा। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, प्रकाशिकी ये पूरी की पूरी जो यूनिट मौजूद है ना, पूरी की पूरी यूनिट, और ये तरंग प्रकाशिकी ये अलग यूनिट, दो यूनिट होगी, एक यारी एक यारी, एक एटम या परमाणु जिसे बोलते हैं, नाभिक या अलग यूनिट, और ये अर्धचालकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो अलग यूनिट है। तो 1 2 3 4 5 आने वाले कुछ दिनों में 10-15 दिनों में तुम मेरे साथ ही पढ़ने वाले, आने वाले 10-15 दिनों का खेल होगा वो, समझ में आया बात? या समझाऊंगा भी और याद भी करवाऊंगा और पेपर में भी सारे क्वेश्चन कर दोगे आज तक जितने भी आए हुए, समझ में आया बात? और याद भी करवा दूंगा सारे के सारे। ठीक, तो किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र, तरंग प्रकाशिकी, परमाणु, नाभिक, अर्धचालक युक्तियां, इस सारे टॉपिक पे पढ़ाने वाला हूं तुम तमीज से इसके अंदर था। प्रकाशिकी यंत्र जैसे खगोलीय दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी हुआ, कैसे इसकी गैलीलियो ने खोज करी और कैसे उसने आकाश चंद्रमा पृथ्वी देखने की पूरी कोशिश करी, सब समझेंगे अच्छे तरीके से। तरंग प्रकाशिकी के अंदर समझेंगे कि प्रकाश कैसे तरंगों के रूप में आगे बढ़ता, कोणों के रूप में आगे बढ़ता, ये समझेंगे। इसके अंदर परमाणु के अंदर समझेंगे कि परमाणु वास्तव में है क्या चीज, कैसे भी ये सब ड्रामा ही है। पूरी दुनिया परमाणुओं की उत्पत्ति, पूरी दुनिया परमाणु तो मिलकर बनी है, पूरी दुनिया जड़ तत्वों की उत्पत्ति, तत्व के भीतर परमाणु पाए जा हकीकत झूठ क्या है, और परमाणु के भीतर नाभिक पाए जा तो नाभिक है भी नहीं है, ये सब ड्रामा करते हैं लोग, ये झूठ बोलते हैं। अर्धचालक युक्तियां, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे बोलते हैं, जीवन में बहुत काम और आगे ना आने वाले टाइम पर जीवन काल में जब भी अगर तुम तैयारी करनी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी तुम, ऐसा समझो, और तुम नौकरी लेनी या बड़ी तैयारी करनी, हर जगह काम आएंगे तुम, सब कुछ भूल जाओगे, मेरा पढ़ावा कभी नहीं भूल लोगे, याद रखना बात या जो मैं डिस्कस कर दूंगा। इसके दो कारण, नंबर फर्स्ट, एक तो पढ़ाने का स्टाइल वो अलग शैली, और दूसरे नंबर पर खौफ, समझ में आया बात? तुम्हारे ध्यान को खींच लाता है, समझ में आया बात? ये जो तुम्हारे ध्यान को खींचने की पूरी कोशिश करता, ये तो इसलिए तुम कभी नहीं भूल सकते, ये कारण है इसके, समझ में आया? तो आज हम बात करने वाले किरण प्रकाशिकी प्रकाशिकी यंत्र की, लाइट वाले चैप्टर की बात करेंगे। ये लाइट वाला चैप्टर दोनों को इकट्ठा करके पढ़ाऊंगा मैं, समझ नहीं बात है? 3 से 4 दिन, 4 की बल्कि 5 दिन ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों चैप्टर खत्म करो, ये ऊपर का चैप्टर खत्म करूंगा मैं, समझ में आया बात? लेकिन समझाकर और तुमसे प्रैक्टिस करवा कर तुम आना चाहिए। हाँ जी, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, समझ में आया बात? लेकिन छुट्टी नहीं मारना, पहले ही कह रहा, मुझे मत कहना फिर बिल्कुल भी, तबाह हो जाओगे। ऊपर को बता दिया तुम, ये और ये दोनों कंबाइन कर लो, 27-28 नंबर के आसपास का पेपर है। अगर इसे जोड़ लेना परमाणु और नाभिक वाले चैप्टर को, तो ये समझ जाओ पूरा 35 नंबर का पोर्शन बैठ जाएगा। और 30 नंबर प्रैक्टिकल के जोड़ लो, कितना 70 तो ऊपर बैठ गया नंबर। यानी 3 चैप्टर पढ़ के भी तब भी पास हो रहा, कुछ भी ना पढ़ो चाहे, गारंटी थी, जाकर देख ली, काउंटिंग करवा दूंगा। ठीक, अगर इसे ऐड कर ले समझ बताओ पेपर को, समझ आई बात? ये समझो 12-13 नंबर का इस चैप्टर में बताना। ठीक, तो जिन्होंने पहले फिजिक्स नहीं पढ़ी ना, या कुछ छूटा हुआ, टेंशन न लो, इस पे चले जाओ, तुम इससे पढ़ लो, तब भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे। नंबर ही नहीं, अगर भी भाई कहीं तैयारी करनी हो बड़ी, तब भी काम आने वाला है, समझ? क्योंकि मेरा चीज मैंने यूनिया की बोर्ड के लिए आज बोर्ड बांट गया भाड़, बोर्ड तो मैंने पढ़ के भी कोई जिंदगी में बड़ी बोर्ड की तैयारी नहीं करी थी, सही है तो बताओ तुम, आज तक में 12वीं क्लास से पढ़ते हुए 11वीं क्लास से पढ़ते हुए बोर्ड की तैयारी नहीं करी थी, पढ़ा ही नहीं मैंने बोर्ड का। IIT की तैयारी करा था बैठ कर, 11वीं से लग गया था बस, और 11वीं के बाद पूरे 3 साल लगे थे मुझे, 11वीं से 12वीं, 12वीं से 13वीं, 12वीं के बाद भी 1 साल दिया है, समझ में आया बात? या तब से मैं यही पढ़ा रहा था, ये पढ़ाना शुरू कर दिया था, बस मैंने सोचा पढ़ाने में चले मजा। किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, परमाणु, नाभिक, अर्धचालक युक्तियां। ठीक, तो इन सब चैप्टर को हम स्टडी करने वाले हैं। चलो आ जाओ, समझते हैं और आराम से समझते हैं। ठीक, लिख लिया तुमने चैप्टर का नाम? तो मैं इन दोनों चैप्टर को इकट्ठा पढ़ाऊंगा, फिर मैं यहाँ तक स्किप कर दो, इस वाले पे चला जाऊंगा, समझ में आया बात? जो मेरे मोड है परमाणु है नाभिक पे जा सकता हूँ, दोनों में देख जा सकता हूँ, क्योंकि दोनों एक चैप्टर कनेक्टेड है। देखो प्रकाशिकी प्रकाशिकी, तो दोनों चैप्टर में ये बात होगी, समझ में आया बात? अब मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ और आज अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आज हम बेसिक बातें करेंगे, बेसिक बातें एक जो छात्र को पता होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ते वक्त, समझ में आया बात? जिस तरह इंग्लिश सीखते हो तो ABCD का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, समझ में आया बात? तभी इंग्लिश सीख सकते हैं, उसके बिना सीख नहीं सकते। ऐसी कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें और समझते हैं। और आज यही है, आज इंट्रोडक्टिव क्लास, और कल को तो ही ना धाड़ 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 सब खत्म हो जाने वाला, समझे? चलो बकवास बातें नहीं करना, जाओ फर्स्ट पॉइंट आज का सवाल है। पहले जानते हैं प्रकाश है क्या, प्रकाश के बारे में समझेंगे, प्रकाश क्या चीज है, लाइट क्या हो, समझ में आया बात? और जिस तरह नोट्स बनवाया जाएगा इस तरह नोट्स बनाना और इस तरह याद करना, समझ में आया बात? जिस तरह नोट्स बनाना, शॉर्टकट मारना, जैसे शॉर्टकट मारा जाएगा ऐसे कॉपी में शॉर्टकट मारना, लेकिन याद सब हो जाना चाहिए। ठीक,
तो जो प्रकाश है ना, सवाल प्रकाश क्या है, लाइट क्या है एक प्रकार की, तो लाइट एक प्रकार की पता क्या हो, एनर्जी हो। एनर्जी इसका मतलब पता क्या हो, एनर्जी का मतलब ऊर्जा हो एक प्रकार की। जी हाँ, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, इसके बिना तुम वस्तु को नहीं देख सकते। अगर तुम ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करना ना, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु हो, अगर किसी बॉडी को विजुअलाइज कर रहा ना, अगर किसी वस्तु को देखने की कोशिश करनी, उसे देखना साफ साफ, उसे विजुअलाइज करना, तो तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यानी सिद्ध करनी है, मैंने नहीं बताई बात ना, आइंस्टीन ने बताई बात है। E बराबर mc का स्क्वायर समीकरण दिया था उसने, उसमें बताया कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है। प्रकाश भी तरंगों के रूप में, कणों के रूप में आगे बढ़ता। किसी ने बताया कणों के रूप में, किसी ने बताया तरंगों के रूप में, वो हम इस दूसरी वाली यूनिट में पढ़ेंगे हम कि प्रकाश कैसे रूप में। प्रकाश एक प्रकार की तरंग, तरंग प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है। अगर यहाँ एनर्जी ना हो, अगर मैंने लाइट ऑफ कर दी तो तुम्हें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। हकीकत में यही बात है, एनर्जी। और मैंने कहा दुनिया में जितना भी काम हो रहा है ना, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, सारा काम एनर्जी तो हो रहा है। और ये सारी एनर्जी ना, इसका सबका एकमात्र स्रोत सूर्य। ऐसे समझ में, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने खाना खाया। खाना के अंदर ऐसा है था क्या, खाने के अंदर पोषक तत्व थे। पोषक तत्व कहां से आए, मैंने दूध और चाय पी ना, यहाँ दूध के अंदर पोषक तत्व कहां से आए, भैंस ने घास खाया। घास कैसे खाया, घास पृथ्वी के अंदर उगा था। अच्छा, घास के अंदर ऐसी क्या चीज थी, सूर्य से एनर्जी मिली थी, नहीं तो घास न उगता। जो एनर्जी थी ना, वो उसके अंदर गई, अंदर होने के बाद में सीधे मेरे अंदर आई, और मैं बोल रहा हूं और तुम सुन रहे हो, क्योंकि तुम भी भोजन खाकर आए हो। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना एनर्जी के हो रहा हो। एक काम बता दो जो बिना एनर्जी के हो रहा हो, है कोई? एक काम बता दो जो बिना एनर्जी के हो रहा हो, जहां ऊर्जा नहीं लगती और वो हो रहा। ऐसे समझ में। अब कहते हैं ये तो मार्कर जी रखा हुआ, इसमें कौन सी एनर्जी लग रही, हाँ इसमें भी स्थितिज ऊर्जा लग रही। ऊर्जा ही एक प्रकार का कार्य हो। ऐसे समझ, तुम बैठे हो, इसमें एनर्जी लग रही, पोटेंशियल एनर्जी, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हर चीज जो आसपास, जो तुम आसपास दिखाई दे रही है ना, हर चीज में एनर्जी कंज्यूम हो रही। कोई भी काम ऐसा नहीं है दुनिया में जिसमें एनर्जी नहीं लगती। इस मार्कर रखी हुई वस्तु के अंदर ना, वो पोटेंशियल एनर्जी हो, स्थितिज ऊर्जा हो, इसके अंदर भी स्थितिज ऊर्जा। आया समझ में, पोटेंशियल एनर्जी, तो हर काम किससे हो रहा, ऊर्जा से। और तो प्रकाश भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। तो प्रकाश भी एक प्रकार की क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। ऐसे लिखना नोट्स में, एक प्रकार की ऊर्जा। कोई दिक्कत यहां तक? अब सवाल है कि जो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, हम करते क्या है इस ऊर्जा से करते क्या, हम वस्तुओं को देखते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, जिसकी सहायता से हमें क्या दिखाई देती है, वस्तु, जिसकी सहायता से वस्तु दिखाई देती है, सहायता से वस्तु दिखाई देती है। ठीक। और एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुम, दुनिया में बात याद रखना, अगर फिजिक्स समझ नहीं तो हम कभी भी किसी वस्तु को नहीं देखते। फिजिक्स को समझने के, वस्तुएं खुद हमें देखती हैं, उनके पास तो बहुत सारी किरणें चलती हैं। एक वस्तु ना, इसके पास तो करोड़ों किरणें चलती हैं। अब सब सुनूंगा मैं, याद रखना बात, यार पूरे स्टिक होकर बैठ जाना। वस्तु के पास तो बहुत सारी किरणें चलती है, हम नहीं देखते किसी वस्तु को, नहीं, उसके पास तो बहुत सारी किरणें चलती है, हर दिशाओं में किरणें चलती है। यह भी बात याद रखनी, वस्तु के पास तो बहुत सारी किरणें चलती है और हर दिशाओं में किरणें चलती है, ऐसे भी चारों तरफ किरणें चलती है। हम कभी किसी वस्तु को नहीं देखते। अच्छा, जो प्रकाश है ना, प्रकाश की खास बात, प्रकाश की जो स्पीड हो, और कौन कौन से फैक्ट याद रखना। देखो, हम कभी किसी वस्तु को नहीं देखते, हम कभी किसी वस्तु को नहीं देखते, किसी बिंब को नहीं देखते, क्योंकि बिंब भी वस्तु ही हो, बिंब को नहीं देखते। ठीक, बल्कि वस्तु हमें देखती है, जबकि वस्तु हमें देखती है, वस्तु हमें देखती है। अच्छा, और बताओ भाई जी इसके बारे में, जितना बताया जा, क्योंकि वो किसी पेपर बताने का नहीं तुम्हारा, तो नोट्स में इस तरह ही लिखना। इससे क्या होगा, चार्ट के जरिए लिखोगे, याद भी रहेंगी चीजें और लंबे समय तक याद रहेगी। समझ में आया बात, या पता भी रहेगा कि तू प्रकाश क्या, प्रकाश कुछ नहीं है, एक प्रकार की ऊर्जा। पूछे क्या करते हैं, इसके साथ वस्तु देखते हैं। आया समझ में? जो वस्तु हमें देखती है, नहीं वस्तु नहीं, हम नहीं वस्तु को देखते, वस्तु है, वस्तु कहते हैं बिंब, बिंब कहते हैं वस्तु को, वस्तु हमें देखती है, हम वस्तु को नहीं देखते। हम नहीं, जबकि वस्तुएं हमें देखती है। समझ में आई बात है, हम वस्तु को नहीं देखते, हम बिंब को नहीं देखते, हम वस्तु को नहीं देखते, वस्तु हमें देखती है, ऑब्जेक्ट हमें देखती है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। आया समझ में? ये बात किसने बताई थी, ये आइंस्टीन ने बताई थी। किसने बताई थी? आइंस्टीन। आइंस्टीन बहुत महान साइंटिस्ट हुए। दूसरे नंबर पर चले जाओ, इसके बारे में और क्या जानकारी, प्रकाश की चाल दुनिया में सबसे ज्यादा हो। आज तक दुनिया में ऐसा कोई यंत्र नहीं बनाया गया, एक यंत्र को छोड़ दो, उसका नाम सोनार। सोनार जो ना समुद्र के अंदर काम करता है। समझ नहीं बात, समुद्र के अंदर तय करता सोनार यंत्र हो, बहुत तेज दौड़ता हो बहुत, लेकिन वो ना ऐसा प्रकाश की चाल का मुकाबला नहीं कर पाया। वो भी प्रकाश की चाल का 1/10,000 वैसा चलता। ठीक, दुनिया में ऐसा कोई यंत्र नहीं बन पाया।
कि आज जो प्रकाश की चाल का मुकाबला कर पाया हो, तो प्रकाश की चाल दुनिया में सबसे ज्यादा हो। आसान भाषा में समझते हैं कि प्रकाश की चाल हो कितनी। समझ में आया बात? यार प्रकाश की जो चाल हो ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा हो, अगर आसान भाषा में समझना आना है यहाँ से, प्रकाश की चाल को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान हो 3 × 10⁸ हो मीटर प्रति सेकंड। ठीक, दूसरी भाषा में सब ऐसे कह सकते हैं, या 30 करोड़ मीटर, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। इसका ये मतलब होगा 1 सेकंड में ना प्रकाश 30 करोड़ मीटर चला जाएगा। 1 मीटर इतना हो आसान भाषा में, 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड में 1 मीटर इतना हो। आसान भाषा में समझना, इस और आसान तरीके से समझना। रुड़की से ना जम्मू कश्मीर 480 किलोमीटर है। अगर 480 किलोमीटर आसान भाषा में दिल्ली समझो, रुड़की से दिल्ली 180 किलोमीटर है। अगर मुझे ट्रेन से जाना हो ना तो ट्रेन मुझे 4-4.5 घंटे का समय ले, और ट्रेन पता कितने की स्पीड से जा, ट्रेन जाओ 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और वो लगभग 160 3-4 घंटे आराम से ले लेती है। अगर ट्रेन की स्पीड इतनी हो जाए ना जितनी प्रकाश की स्पीड, तो 1 सेकंड में गजा चक्कर मारेंगे। इतनी हो प्रकाश की चाल। समझ में नहीं आई? आना जाना 1 सेकंड में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने पर ना होता तो नहीं, लेकिन ऐसा बना ऐसे कोई यंत्र बनाए नहीं, लेकिन मनुष्य बहुत खतरनाक है। समझ आई बात? यार उसने ना जो चीज सोच ली ना वो बना दी। समझ में आई बात? यार उसने सोचा था लोहे की वस्तु को आकाश में उड़ागा, बनाया नहीं, उड़ाकर दिखाया। बनाया नहीं राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन, राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाकर दिखाया दुनिया को। भले कई बार विफल हुआ, समझ में 17-18 बार विफल हुआ, बनाते रहा, बना पूरी जिंदगी उसमें लगा दी उसने। 18वीं शताब्दी के दौरान ना एरोप्लेन दुनिया में सबसे बड़ी खोज थी। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था लोहे की वस्तु आकाश में उड़ेगी। साइंस भी नहीं कहता था इस तरह कि वस्तु को ऐसा कर दिया तो कुछ दूर तो चली जा रही, फिर के नीचे कैसे। मैं सोचा कि अगर मैं इसमें इस तरह का पंख लगा दूं, तो उसने सोचा हाँ लगाया, तो जो मनुष्य ने सोचा ना करके दिखाया। ठीक, हो सकता भविष्य में ऐसा कोई यंत्र बन जाए कि जो इसकी चाल का, प्रकाश की चाल का मुकाबला कर पाता हो। ठीक है, तो प्रकाश की चाल की खोज बता किसने करी थी? प्रकाश की चाल की जो खोज करी थी वो करी थी फोको ने। फोको वैज्ञानिक थे। मैं ये नाम क्यों बताता हूँ वैज्ञानिक के? छोटे छोटे पेपर पूछे जाते हैं, नौकरी वाले पेपर पूछ लेते हैं, कंपटीशन पूछते हैं। इतनी बात बताओ समझ में नहीं? तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा, जिसकी सहायता हम क्या देखते हैं? वस्तु मन देखती है। हम वस्तु नहीं देखते, वस्तु हमें देखती है। कोई भी हो चाहे, समझ आई बात? या मान लो यहाँ कोई कन्या खड़ी हुई, समझ आई बात? या जो कन्या खड़ी वो तुम देख रही, तुम नहीं देख रहे ना, ऐसा समझ में। अरे तुम्हारी नजर जा रही है, नहीं जा रही। तुम्हारी नजर क्यों जा रही? क्योंकि उसके पास किरणें चल रही, इसलिए जा रही। अब देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, चढ़ गए नहीं दिमाग में, ऐसा समझ में। ठीक, चलो। तो प्रकाश की चाल दुनिया में सबसे ज्यादा हो, ये बातें याद रखना। ये हम पहले बता चुके, अभी दोबारा इसे रिपीट कराते हैं। रिवीजन का ही तो खेल है सारा का सारा। अपने नोट्स में इतनी बात लिखनी। दूसरा पॉइंट आज का दूसरा पॉइंट सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। आज हम समझेंगे कि प्रकाश, तुम्हें पता लग चुका प्रकाश की चाल भी सबसे ज्यादा हो, और प्रकाश ये पता लगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है, एनर्जी एक प्रकार की। अब हमें ये बता दो कि जो ध्यान तो सुना अच्छे तरीके से, कि जो प्रकाश हो, प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं हो। अब घटनाओं को थोड़ा समझना, अच्छे तरीके से समझना। ठीक, तुम ना कभी बचपन में शीशा लिया और हाथ में एक दूसरे के मुंह पे लेके चौंध मारी हो, आया समझ में? हो इस तरह कि दूसरे का खाट पे बैठे हुए और धूप सूर्य से ऐसा करके लाइट सी मारने की कोशिश कर रहे हो कभी ऐसा? या आसान भाषा में शीशा तो देखा ही होगा कभी, आधे देख कर आए होंगे। और लड़कियों को तो क्या कहना है, तो गले में टांग कर रखती है। आया समझ में? लड़कियों का तो क्या कहना, ये तो गले में टांग कर रखती है शीशे को। समझ में आई बात? है फिर भी थोड़ा आज तक नहीं सुधरा। ऐसा हो शीशा सामने रखोगे ना ऐसा, तो हमारे पास तक किरणें चली और टकराई, और टकराने के बाद वापस लौट कर दिखाई दी। मैं प्लेन में बैठा हुआ था, मुझे हैरानी हो रही कि जो प्लेन बैठा था सामने एक लड़की बैठी हुई थी, और मैंने पता नहीं क्या दिख रही, फोन चला रही थी, 1.5 घंटा हो गया। ऐसा मुझे मेरे साथ बोल रही क्यों नहीं अब तक? देख क्या शीशा देख रही, बैग के अंदर को गोल वाला शीशा ले रखा, गोल वाला छोटा सा। प्रकाश का परावर्तन, इसे बोलते प्रकाश का परावर्तन। तो मैंने झांक कर देखा इस तरह, ओहो फोन नहीं है, इसका मेकअप ना ठंडा हो जाए बस। आया समझ में? इतना ध्यान लगाती है। ठीक, इन्हें देखो बेचारों को 3-3 सेट्टी को मुंह धोए भी 7 दिन हो गए। आया समझ में? तो जब हम चेहरा देखते हैं ना, मान लो यहाँ शीशे सामने मिरर लगा हुआ, मिरर को हम दर्पण बोलते हैं सर, दर्पण बोलते हैं, मिरर लगा हुआ, और उसके अंदर ना मेरे पास तो प्रकाश की किरणें चलेगी, ऐसा गई प्रकाश की किरणें टकरा कर वापस लौट गई। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की परावर्तन की घटनाएं की घटना का यूज करके ना बहुत चीजें बनाई हमने। आज हम अपना चेहरा देख पा रहे हैं ना, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही अपना चेहरा देख पाते हैं। समझ में आया बात? या तो अब हम पढ़ने वाले प्रकाश का परावर्तन क्या हो। यस,
ठीक। और मैं प्रकाश का परावर्तन समझाने जा रहा हूँ। पेपर में नहीं आने का प्रकाश का परावर्तन, ये जमाने चले गए, वो 10वीं का लास्ट था, लेकिन समझना तो पड़ेगा अगर घटना ही समझनी है अपनी। अब ध्यान दो, सुनना चाहिए प्रकाश का परावर्तन क्या हो। दूसरा पॉइंट आज का हमारे ये प्रकाश का परावर्तन, ठीक, कि प्रकाश का भी परावर्तन हो, प्रकाश रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन बता देना सही लिखा हुआ का, सही परावर्तन, परावर्तन इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, LIGHT, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये घटना हो या प्रकाश का परावर्तन, सुनूंगा तुमसे क्या हो, क्या आपने बताया प्रकाश का परावर्तन समझा। दूसरे पॉइंट में आपने बताया प्रकाश का परावर्तन एक घटना हो क्या इसमें, जो प्रकाश हो ना वो किसी कठोर सतह से टकराने वाला होगा, टकराने के बाद वापस लौटता दिखाई देगा। कभी कभी देखा तुमने घर में नए नए कोरे कोरे बर्तन हो, उसके अंदर भी अपना चेहरा दिखाई दे जा, तुम्हारे पास तो प्रकाश की लंबोतरा दिखाई दे लेकिन चेहरा। ऐसा कभी कभी ऐसा हो कि बाथरूम बनाने गए, टप रखा हुआ, उसके अंदर अपना चेहरा दिखाई दे जा, बाल्टी के अंदर, साफ पानी के अंदर हो, ऐसा, वो प्रकाश का परावर्तन नहीं हो, आज वही हो प्रकाश का परावर्तन। बड़ा गजब की बात है, सच में ही मजाक नहीं कर रहा। कभी एक बर्तन मेरे पास मौजूद है, दिख रहा है, चमक सी मारी इसमें, चमक सी, चमक मुझे मार रही चमक सी, क्योंकि लाइट का परावर्तन, ये लाइट का रिफ्लेक्शन है, लाइट लौट कर दिखाई दे रही है वापस इसमें, प्रकाश की किरणें आई, टकराई, अटलेगा बस, ऐसा समझ में आ बात है। चलो चुप हो जाओ। तो प्रकाशीय जो किरणें हो ना, जब ये कठोर तल से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाशीय किरणें जब एक कठोर तल से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और दिखाते हैं तुम प्रकाश का परावर्तन क्या, लेकिन ये नहीं बात याद रखनी, या बात नहीं याद रखनी, बात याद रखनी जो बताई जाएगी। ये प्रकाशीय किरणें आई, टकराई, प्रकाशीय किरणें ये जहां आती है उसे सोर्स बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं, और जो आने वाली किरण उसे बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। कुछ भी चीज नहीं छोड़नी, हर चीज इंग्लिश में लिखनी, समझ में आता है, जो जितनी हेडिंग बताएगी सब इंग्लिश में लिखनी चाहिए। टोटल को नोट चेक करूंगा, जब भी कोई प्रकाशीय किरण किसी कठोर तल पर टकराती है, कठोर तल है ये, कठोर तल, कठोर तल, कठोर तल की जगह इसे हम ये भी कह सकते हैं हार्ड सरफेस, आया समझ में, कठोर तल कह सकते हैं, ठीक, या चिकना पृष्ठ भी कह सकते हैं, कठोर तल इसे बोलते हैं स्मूथ सरफेस, ठीक है, कठोर तल की जगह हम चिकना पृष्ठ, चिकना पृष्ठ, ये चिकना पृष्ठ, इस पर प्रकाशीय किरणें आई, टकराई, ऐसे भी टकरा सकती है, ऐसे भी टकरा सकती है, ऐसे भी टकरा सकती है, किधर से भी आ सकती है, और टकराई, और जैसे टकराती होगी ना तुरंत एक सीधी रेखा बनानी पड़ती होगी, आया समझ में, सीधी रेखा बनानी पड़ती होगी, सीधी रेखा बनानी पड़ती होगी। जब भी कोई प्रकाशीय किरणें किसी कठोर तल पर टकराती होगी ना, तो तुरंत जैसे टकराएगी तो तुरंत एक सीधी रेखा बनानी पड़ेगी, यह बात हमेशा याद रखना। कभी भी यही बात पूछूंगा मैं तुमसे कि मैंने क्या बताया था प्रकाश के परावर्तन में, आपने कहा था जब भी कोई प्रकाशीय किरण आती होगी ना, टकराती होगी, तुरंत एक सीधी रेखा बनानी पड़ेगी, और सीधी रेखा को हम कहते हैं विलंब। पेपर में नहीं प्रकाश का परावर्तन पता होना चाहिए, पता होना चाहिए एक एक चीज सब। जब भी कोई प्रकाशीय किरण ना किसी कठोर तल पर या चिकने पृष्ठ पर टकराती होगी, स्मूथ सरफेस पर टकराती होगी, ये नाम जो बता रहा हूं इंग्लिश में बोल, ये भी सुन लूंगा, चिकने पृष्ठ पर, स्मूथ सरफेस पर टकराती होगी, स्मूथ सरफेस टकराती होगी प्रकाशीय किरण, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, ये भी सुनूंगा, इंसिडेंट रे कहते हैं। आई प्रकाशीय किरण टकराई तो तुरंत एक सीधी रेखा बनानी पड़ती है हमेशा, यही प्रकाश का परावर्तन हो, उसी सीधी रेखा को हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल, हरमल नहीं, नॉर्मल, अभिलंब, ये भी लंब हमारा, याद रहा ये बात है, ठीक, बनानी पड़ती है। ये प्रकाशीय किरण जानी तो चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, अंदर नहीं जाने की, टकराने के बाद, क्यों, क्योंकि या अंदर नहीं जाने की, क्योंकि पारदर्शी पृष्ठ नहीं है, अपारदर्शी पृष्ठ हो, इसके आर पार नहीं देख सकते तुम, आया समझ में। ये जब हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश उसके अंदर, किरण उसके अंदर चली जाएगी, अब प्रकाशीय किरण इसके अंदर नहीं जानेगी, कुछ मात्रा में अंदर जाएगी, वो भी 2% अंदर जाएगी, फिर वापस लौट जाएगी, ऐसे आग सीधा वापस लौट जाएगी, सीधा इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। जो वापस लौट कर चली गई ना उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, याद रहा ये बात, या इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट होगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो चुकी,
आपतित किरण हुई, परावर्तित किरण हुई, इसका नाम क्या हुआ? अभिलंब। जब भी प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती होगी तो तुम बताना कि भाई जी तुरंत एक अभिलंब बनाना पड़ता, आपने अभिलंब तो बनाया नहीं। आया समझ में? यही प्रकाश का परावर्तन। ऐसे याद रखना कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी कठोर तल तक टकराती होगी तो तुरंत ना एक अभिलंब सीधी रेखा बनानी पड़ती है, उस सीधी रेखा को बोलते हैं विलंब। ये विलंब देखो, और प्रकाश की किरण उसी माध्यम वापस लौट जाती है, उसी माध्यम वापस लौट जाती है जिस माध्यम से आई थी। आया समझ में? उसी माध्यम वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वापस आई थी। ये माध्यम क्या हो? जल, कांच, वायु, इन्हें सबको माध्यम बोलते हैं। माध्यम, माध्यम को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम। तो जितने भी इंग्लिश के वर्ड यूज कर रहा हूँ सारे तुम्हारे दिमाग में प्रवेश करने चाहिए। मैंने कहा माध्यम को मीडियम बोलते हैं तो रट लेना, नहीं तो कच्चाटा कान पर लगा खींच के बहुत तेज। समझ में आया बात? या तो बता प्रकाश का परावर्तन समझ में आनी, इस पूरी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो ऐसा हो, हमने गेंद उठाई और दीवार में ऐसे मारी और वापस लौट आ गई, इसी घटना को बोलते हैं गेंद का परावर्तन। इसी तरह प्रकाश, ये प्रकाश आया, ऐसा गया, टकराया, वापस लौट गया, प्रकाश का परावर्तन। आया समझ में? ठीक। तो जो प्रकाश का परावर्तन हो ना, प्रकाश के परावर्तन के दौरान सारी की सारी एनर्जी ना टोटल ट्रांसफर हो जा, लेकिन 2% एनर्जी ना इस पृष्ठ के अंदर खप जाती है। 98% प्रकाश की किरणों का परावर्तन हो जा, 2% नहीं होता, 100% नहीं हो पाता बिल्कुल भी। कुछ पृष्ठ ऐसे हो जहां 100% प्रकाश का परावर्तन हो, यानी जितना प्रकाश आया था, प्रकाश तो एक प्रकार की ऊर्जा, तो जितनी ऊर्जा आई थी ना टोटल, तो जरूर नहीं है जितनी ऊर्जा आई थी सारी की सारी वो सारी वापस लौटती हो। नहीं नहीं बाबू, आया समझ में? मान लो ये थाली है, इसे तुमने धूप पर रख दिया धूप के अंदर, क्या है? आटा। क्या है? थाली है, तुमने धूप के अंदर रख दिया। जैसे धूप के अंदर रख दिया तो प्रकाश की किरणें आई, टकराई, वापस लौट गई, वापस से लौटती। 98% प्रकाश का परावर्तन हुआ, 2% प्रकाश इसके अंदर कंज्यूम होगा, जिसके कारण थाली गर्म हो जाती है। अगर ऐसी बात थी ना प्रकाश इतना वापस लौटा था तो ये गर्मी क्यों होती फिर? इसका मतलब कुछ तो अंदर गया इसके। ऐसे समझ में? तो पता लगा कि 2% एनर्जी ना इसके अंदर कंज्यूम हो जाती है और 98% रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में ये बात? या ठीक। तो जमाने चले गए, आपतित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, विलंब कहते हैं, उस प्रकाश को 10वीं क्लास थी, ये 12वीं क्लास है। टोटल प्रकाश का परावर्तन, इतनी बात बता समझ में आई? कोई दिक्कत? तो आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाली को परावर्तित किरण। सीधी रेखा बनानी पड़ती है, याद रही ये बात है। इतना ही नहीं, यहां से लेके यहां तक कई कोण जो बनना ना, इसका भी नाम हो, इसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण नाम लिख देता हूं, आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल, आपतन, सब सुनूंगा, आपतन कोण। ये जाने, ये अभिलंब है ना और ये आपतित किरण, उसके बीच में जो कोण बना उसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब, उसके बीच में जो कोण बनता है उसे कौन सा बोलते हैं? आपतन। आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से क्यों प्रदर्शित करते हैं? इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? आया समझ में? इसका आपतित किरण, अभिलंब, दोनों के बीच में जो कोण बनता है कौन सा कोण? आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल। ठीक है, यहाँ ये देखो, ये विलंब नहीं है, ये परावर्तित किरण नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, नॉर्मल नहीं है, इसके बीच में जो एंगल बनता होगा उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण कौन सा बोला? चाटा कान पे लगा खींच कर, इसका नाम है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन सही है, परावर्तन कोण। थोड़ा हिंदी पे ध्यान दे करो, ठीक, मुझ में वर्ड गलत लिख देता हूं। तो परावर्तन कोण है, ये परावर्तन, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है यहां तक? आपतन कोण, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का जो मान है ना, परावर्तन कोण के बराबर हो हमेशा, यह भी खास बात है इसकी। जो आपतन कोण का, जो प्रकाश का परावर्तन, एक प्रकार मुझे प्रकाश का परावर्तन क्या है? ये प्रकाश की किरणें किसी कठोर तल तक किरण पर टकराती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। समझ में? जहां से आई थी वहीं लौट जाती है। उसके बाद आपने बताया कि जो आपतित किरण हो और जो अभिलंब हो, उसके बीच में एक जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और जो अभिलंब हो और जो परावर्तित किरण हो उसके बीच में जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, इसे इंसिडेंस एंगल कहते हैं। इंसिडेंस एंगल, स्पेलिंग भी सही से लिखनी है इंसिडेंस एंगल की, मैंने बताने वाला है। समझ में बात है? खुद मेहनत करो। इतनी बात तो आपतन कोण पता लग चुका, परावर्तन कोण पता लग चुका। इतनी बात बताओ, आपतित किरण पता लग चुकी, परावर्तित किरण ये सीधी रेखा पे अभिलंब होगी, ये चिकना पृष्ठ होगा या कठोर तल होगा। यहाँ तो बताओ किसी बच्चों को दिक्कत है क्या? अब ये प्रकाश, जो प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन एक प्रकार की घटना नहीं है। प्रकाश के परावर्तन जब भी होगा ना, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी कठोर तल पर टकराती होगी तो तुम्हें तुरंत क्या बनाना होगा? सीधी रेखा बनानी होगी। उस सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? यह बात इसमें याद रखनी। अब सवाल है, जो प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम कितने हो?
आधे बच्चे इसके नियम रख लो। 10वीं क्लास देखे तो नियम रटे। नियम का मतलब हो क्या है? 10वीं क्लास में पढ़ा ना कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हो, और तू याद कर लिए आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर हो, या आपतित किरण हो, या परावर्तित किरण हो, और ये विलंब हो, तीनों एक ही तलम हो। नू पता नहीं नियम का मतलब क्या हो। क्या हो नियम का मतलब? हमने कहा पढ़ाया नहीं पढ़ा था इस तरह। प्रकाश का परावर्तन हो, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो? 2। आप तो 3 ही बताए थे, आए समझ में? तो जो हो तो प्रकाश का परावर्तन हो उसके 2 नियम हो। नियम का मतलब क्या है? हो क्या है, कहां के नियम? तो रटने वाली बात होगी सारी। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा, आपतित किरण हुई, परावर्तित किरण हुई, अभिलंब हुआ, तीनों की तलम हुए। ये बताओ ना मतलब क्या है नियम का? इसका ये मतलब हो प्रकाश के परावर्तन की घटना तब होगी, ये दोनों घटना तब होगी जब भी प्रकाश के परावर्तन की घटना होगी, तो ये समझो ये दोनों चीज तुम्हें दिखाई देगी उसके अंदर, नहीं तो प्रकाश के परावर्तन की घटना ही नहीं कहलाने की बात। नियम का ये मतलब हो, ऐसे समझ में? ठीक, प्रकाश के परावर्तन की घटना ही तभी होगी जब दोनों रूल फॉलो होंगे। उसके रूल होंगे कुछ, तुम यहाँ क्लास में पढ़ना। नंबर फर्स्ट, सारा काम पूरा होना चाहिए फिर कॉपी में। दूसरे नंबर पर क्या होना चाहिए? अनुशासनबद्ध होना होगा। तीसरा, मटर गस्ती से दूर रहना होगा। चौथा, कुछ नियम नहीं, जब भी तुम यहाँ पढ़ सकते हो। या घटना कब घट सकती है यहाँ पढ़ने वाली? तब घट सकती है जब 4 नियम फॉलो होंगे। क्यों जी? सही बात है गलत बात है? अपनी इज्जत बेइज्जती अपने घर बाहर छोड़ गई हो। तुम कितने बड़े डॉन हो, सड़क के बाहर हो। समझ में आया बात? यहाँ के बाद यहाँ के बाद तुम नर्सरी में हो, यहाँ के बाद नर्सरी में हो तुम। आए समझ लो बात? सही है गलत है? ये क्या है? नियम। किसके? क्लास के। अरे क्लास के नियम ये तो दिखाते हैं, ऐसा खड़े कर लो हाथ, कान को लगा चपटे से खींच का। ये क्या है? रूल है इसके, क्लास के। तुम बताते तुम अपनी औकात में रहो, तुम बच्चे हो अभी। समझ में आया बात? तो ये तुम यहाँ पढ़ना ही तो ये रूल फॉलो करने पड़ते नहीं, सहन करना पड़ता, मार भी सहन करनी पड़ती है। तो ये रूल, तो ये घटना कब घट, या पढ़ने वाली घटना कब घटित होती है? जब ये रूल फॉलो होते हैं, नियम फॉलो होते हैं। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन की जब भी घटना होगी ना, तो ये रूल पक्का फॉलो होंगे। आज हम तुम्हें विज्ञान, अच्छा प्रकाश के आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। यार ये तो प्रकाश का परावर्तन होगा। अच्छा, आपतित किरण या परावर्तित किरण या जारी जो लोट का ये विलंब होगा, ये तो एक ही तल में। अच्छा, ये तो प्रकाश का परावर्तन होगा, ऐसे कहेंगे। बात समझ में आई? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो? 2। अब दोनों के दोनों नियम लिखने जा रहा हूं मैं, शॉर्टकट में लिखूंगा, ध्यान से ऐसे लिखना नोट्स के भीतर, लेकिन पता होना चाहिए सब। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर हो। आपतन कोण को हम आई से डिनोट करो, ये एल नहीं है, कोण का चिन्ह हो। आपतन कोण का मान हो परावर्तन कोण के बराबर, इतना ही बताना। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। समझ गए? सदैव, इतनी बात। दूसरे नंबर पर एक या कौन सी किरण? आपतित किरण। आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे। या कौन सी किरण? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, उसके बाद ये चिन्ह तुम्हें बताओगे कहां का, किसका? एंड का, यानी और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है? नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल। नॉर्मल आर लाई इन ए प्लेन, आर लाई इन ए प्लेन। इसका मतलब तीनों एक ही तल में होते हैं। याद रहा ये बात? या आपतित किरण हुई, परावर्तित किरण हुई, अभिलंब हुआ, तीनों की तीनों एक ही तल में होते हैं, है नहीं? तीनों की तल में। ये अब दो प्रकाश का परावर्तन समझ में नहीं आया तो प्रकाश, इतना पढ़ने के बाद प्रकाश के परावर्तन में बात क्या याद रखनी? 12वीं क्लास में आगा प्रकाश का परावर्तन नहीं आने का। अच्छा, तो फिर क्यों पढ़ाया? यूज होगा। अच्छा, क्या क्या यूज होगा ये बता दो। ये यूज होगा जब भी कोई प्रकाश किरण किसी तल पर टकराती है तो एक अभिलंब बनाना पड़ता है, यह बात यूज होगी। इतनी बात याद रखनी। तो ये तो वैसे बता देते हैं आप, क्यों डरा? नहीं, जो मास्टर प्रैक्टिकल वाला ना वो पूछेगा। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन की घटना के तुम आसपास उदाहरण बता सको? तुमने जब प्रकाश की परावर्तन की घटना देखी हो, बताओ प्रकाश के परावर्तन की घटना का उदाहरण बता दो मुझे। जिन उदाहरण बता देना मान जाऊंगा, जब यहाँ अपने जीवन काल में देखा यहाँ प्रकाश का परावर्तन हो रहा। जल्दी बता। दर्पण जो सुबह को मेकअप वाला हो, एक होगा, तो ये तो मैंने बताया। दूसरा उदाहरण बताओ। पानी, तो पानी सिस्टम अंतर क्या? बेवकूफ हो तो। समझ? प्रकाश के परावर्तन की घटना कहां देखी गई? ऐसी कोई चीज बनाई हो आसपास, तुम्हें यंत्र दिखाई दिया हो कोई कि प्रकाश के परावर्तन की घटना हो रही? सोचो, दिमाग पर जोर डाल लो। सोचोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? सोलर लाइट, सोलर लाइट, बिल्कुल शाबाश, वही बात है। सोलर लाइट में ही प्रकाश के परावर्तन की घटना यूज हो। आया समझ में? जब सोलर लाइट में पता प्रकाश पड़ता हल्का, कुछ प्रकाश वापस लौट जाता, कुछ इसके अंदर कंज्यूम हो जाता। हंसो ना बेटे, दिमाग पर जोर डाल लो यहाँ बैठ कर। और बताओ प्रकाश के परावर्तन की घटना कहाँ हो? बताओ। बिल्डिंग देखी, बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, दो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जब उसके अंदर लाइट चमकती है ना, वो भी प्रकाश के परावर्तन की घटना हो। आया समझ में? लाइट एक जलाएंगे हम, उसके अंदर शीशे वाली बिल्डिंग होगी, प्रकाश एक तरफ जागा, दूसरे शीशे पर टकरागा, लोगों को बाहर दिखाई देगा। समझ में आई बात है? ये भी प्रकाश से परावर्तन की घटना, ये भी लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। समझ में आई बात है? तो जितनी सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, वहां भी लाइट के रिफ्लेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। वहां लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है वहां। समझे?
और बताओ, तुम आसपास जो दिमाग पे जोड़ नहीं डाले ना, तुम देखा तो तुमने बहुत जगह, और यही तो समस्या। प्रकाश का परावर्तन तुमने कहाँ देखा? अरे दीवानो, प्रकाश का परावर्तन पहचानो, कहां से आया ये है, डोंट नो नो, बता दो। दुल्हन देखिए, दुल्हन देखिए क्या? ठीक, जिसका घाघरा हो ना दुल्हन का, उसके घाघरे में सितारे लगे रहते हैं, सितारे। देखे नहीं क्या तुमने? चमक नहीं मारती? सबकी निगाहें किस पे हो? सबकी निगाहें किस? खाने पर? अरे उसका कुछ नहीं है। अच्छा, दूल्हे पर? ओ अच्छा, सबकी निगाहें दूल्हे पर हो। लक्ष्मी ने ट्रांसमिशन कर दिया एकदम तुरंत। तो ये प्रकाश का परावर्तन, तो बहुत जगह प्रकाश के परावर्तन घटना देखी जा सके, लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत जगह देखा जा सके, तुम देखना होगा। तो बात इतनी ही याद रखनी है इसमें, यही बात मैं यूज करूंगा अपने डेरिवेशन के अंदर, कि जब भी प्रकाश की किरण किसी कठोर तल पर टकराती होगी, टकराने के बाद उस माध्यम में वापस लौट जाती होगी, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो होते हैं नियम, ये भी याद होना चाहिए, कल सुनूंगा तो ही आया समझ में। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों की तल में होते हैं, यह बात तुम लिख भी सकते हो इसके अंदर। और इसके बंदे यह लिखनी, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह बातें इसमें लिखनी। और ये परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन हेडिंग बनाकर इसमें क्या लिखना, जहां हम प्रकाश से परावर्तन क्या लिखना, जब कोई प्रकाश की किरण किसी कठोर तल से या चिकने पृष्ठ से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। डायग्राम बनाया, उसके हेडिंग बनाई, हेडिंग में ये लिखना जो मैंने बताया, जब कोई प्रकाश की किरण किसी कठोर तल से या चिकने पृष्ठ से टकराती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिख दोगे? इतना लिखने के बाद ने चित्र बनाया, उसके बाद इसके दो नियम होते हैं। नंबर फर्स्ट, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों की तल में होते हैं। स्वाहा कर दोगे इसका पोस्टमार्टम? ठीक, घर तक करना है, यहाँ नहीं करना है, आए तो बचपन। ठीक, घर से करना। उसके बाद सेकंड नंबर पर, और सुनो, ये वाला को जो ये भी देख कोण, इसे क्या बोलते हैं? इसे ग्रेविटेशनल एंगल बोलते हैं। इसे स्मॉल जी है, इसका नाम गुरुत्वाकर्षण कोण है। ये गुरुत्वीय कोण, गुरुत्वीय कोण, याद रखनी बात है, ये पता होना चाहिए, थोड़ा यूनिक फैक्ट्स। तो कितने पॉइंट हो गए? 1 2। तो ये तो प्रकाश का परावर्तन था, ये था प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, थोड़ा थोड़ा और जानकारी दो भाई, सामान्य जानकारी दो, सामान्य जानकारी चली, 2 पॉइंट हुए हमारे, ये सामान्य जानकारी चली चैप्टर की। ठीक, 2 पॉइंट हुए, ये प्रकाश समझ में आया, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन समझाया, और अब दूसरे नंबर पर क्या समझने वाले, अब यहाँ समझ लो। ये तो प्रकाश का परावर्तन था। अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। तीसरा पॉइंट, अब सवाल, दर्पण क्या हो? दर्पण ना कहते हुए एक सही वर्ड तीसरे नंबर का, जिसे कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, अब देखो कैसे नचा तुम इंग्लिश में हर चीज गोलीय दर्पण, इसमें बहुत डाटा। गोलीय दर्पण को स्पेरिकल मिरर, नहीं मिरर, स्पेरिकल मिरर। अब ये गोलीय दर्पण हो क्या? जो कांच हो ना, कांच का जो कांच हो, उसके खोखले गोले का आधा कटा हुआ भाग हो, उसको गोलीय दर्पण क्या हो? कांच हो ना, उसके खोखले गोले का आधा कटा हुआ भाग हो। अब पूछने वाला हो रहा हूं मैं, गोलीय दर्पण क्या हो? समझ में आया बात? है देख लो, ये एक तो गोलीय दर्पण ये रहा, एक गोलीय दर्पण ये रहा। कितने गोलीय दर्पण हुए? 2। ऐसे समझ में। तो कौन सा गोली, ये पूरा एक कांच का कोई खोखला गोला था, ऐसा मान के चलते हैं। जितने दर्पण जो तुम्हारे घर में लगवा रहे हो नाई की दुकान, वो भी गोली मान के चलते हैं, अगर अपनी बात समझनी तो। समझ में आई बात? तो गोली मान के चलना, अगर अपनी बात समझनी, वो भी गोली दर्पण। आपका कोई गोलता है नहीं वो, तो यही तो खास बात है, मानने का खेल है ना सारा। किसका? ऐसा खेल ही मानने का सारा का सारा। नू तो उसके अंदर फोकस भी नहीं दिखाई देता, त्रिज्या भी नहीं दिखाई देती, वो भी तो हमने मानी रखी। तो सारा खेल किसका? मानने का। मानते का पीर घर में भी कहा जा, ऐसे समझ में। मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो नहीं है, ऐसे समझ में। घर में भी कहा जा, पत्थर को पूछ लो, उसके बंदे शक्ति पैदा हो जाएगी। क्यों? सही बात है, गलत बात है? तो किसका खेल है? सारा मानने का खेल है। समझ बात? टीचर रेस्पेक्ट करोगे तो अपना भी ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी, और जिस दिन करनी स्टार्ट बंद कर दोगे उस दिन तुम्हारा पतन हो जाएगा। तो किसका खेल है? सारा मानने का। क्यों ये? चलो, तो जो गोली दर्पण कहते हैं किस आए, अब आगा तुम्हारा नंबर। कांच है ना, जो कांच, उसका जो खोखला गोला, उसका जो आधा कटा हुआ भाग, आया समझ में? कांच का जो खोखला गोला है ना, उसका जो आधा कटा हुआ भाग, हेमिस्फीयर है, जो आधा कटा हुआ भाग, होलोस्फीयर का नहीं, जो होलोस्फीयर, जो ग्लांस का जो होलोस्फीयर, उसका जो हाफ पार्ट, उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं आसान भाषा में, हिंदी में आराम से समझ लो प्यार के साथ। यही बतानी तुम मैं पूछूंगा क्या हो गोली दर्पण, आप बताओगे। जो कांच हो ना, कांच का जो खोखला गोला हो, कांच का खोखला गोला का आधा कटा हुआ भाग,
क्या कहलाता? स्फेरिकल मिरर। याद रहिएगा, दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर, दो। एक तो हमारा अवतल दर्पण हो, अवतल 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 दर्पण, अवतल दर्पण है ना जो, उसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। याद रहेगी बात या? उसके बाद एक और दर्पण हो हमारा जिसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तुझे पहले हम समझेंगे उत्तल दर्पण क्या हो, फिर समझेंगे उत्तल दर्पण क्या हो। पहले उत्तल दर्पण समझ लो, फिर उत्तल दर्पण समझेंगे। ध्यान तो समझ, पहले उन्हें बताओ गोली दर्पण पता लग गया क्या हो? कांच का खोखले गोले का आधा कटा हुआ भाग, क्या कहला वो? किसी पेपर मांगा नहीं आनी परिभाषा, तो फिर लिखनी क्यों? लिखनी क्यों? अच्छा नोट्स बनाना चाह रहे हो, हाँ बना सको, कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग बनाओगे गोली दर्पण में लिखोगे कांच के खोखले गोले के आधे कटे हुए भाग को गोली दर्पण कहते हैं, खिल खत्म। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। इंग्लिश में जरूर नाम याद रखना, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। हाँ ये पहला पॉइंट है इसका, अभी तुम पूछा जाएगा। बी पॉइंट हमारा कि उत्तल दर्पण कौन सा? उत्तल, उत्तल दर्पण, ये समझेंगे उत्तल दर्पण कौन सा हो। इसे बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। अब देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें बताता हूं तुम। जो अवतल दर्पण हो ना, जो अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर कहते हैं। और जो अवतल दर्पण हो ना, अवतल दर्पण को हम ये भी कहते हैं अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण का काम हो प्रकाशीय किरणों को फैलाना, इसका काम हो प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करना। दर्पण हो ऐसा समझ में, ये अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण का काम प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करना हो, इसका काम प्रकाशीय किरणों को फैलाना हो, अवतल दर्पण का। इसलिए से कभी अभिसारी इसे ना कभी अवतल दर्पण, इसे कभी कभी हम पता क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपसारी दर्पण, इसे बोलते हैं अभिसारी दर्पण। समझ गए? ठीक, देखा तुम ना क्यों ये प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा कर, कैसे हमें कैसे पता लगेगा जी? देखो नाई की दुकान देखी तुमने, नाई की दुकान में गए, बड़े बड़े शीशे लगे होते, तो वहां अवतल दर्पण लगाओ, वो बड़ी चीजों को बड़ा करके दिखाओ, फैला कर दिखाओ चीजों को। पूछूंगा तुमसे, ये सवाल पेपर पूछे जाते हैं हजामत बनाने में, जिसमें दाढ़ी बनाते हैं शीशा, आज समझ में, उसमें कौन सा दर्पण काम आता है? अवतल दर्पण। मेकअप करने पर लड़कियों के पास कौन सा दर्पण हो? अवतल दर्पण। आया समझ में बात? या नाई की दुकान में दर्पण लगाओ, कौन सा? अवतल दर्पण। प्रकाशीय किरणों को फैलाता, बड़ा करके दिखाता चीजों को, ये छोटा करके दिखा हुआ। गाड़ी देखी जो तुम्हारी टिकटी की हो, उसकी बराबर में शीशा लगाओ, टिकटी की, आया समझ में, उसकी बराबर में। ठीक, स्कूटी वाली लड़की, मैंने बताया होगा तुम उसके बारे में, स्कूटी वाली जो लड़की हो ना, पीछे जब मैंने शुरू मोटरसाइकिल ली थी, ऐसे समझ में, इससे स्प्लेंडर थी, 2015 का टाइम था, 2022 चल रहा है, 23, तो मेरे पास गाड़ी नहीं आती बिल्कुल भी, मैं बहुत आराम से चलाऊं था 40 की स्पीड पर। ठीक, अब मुझे पता लग जाता ना आगे तो पुल पर जाम लगा हुआ, तो गाड़ी पहले रोक लो, तो आधा घंटा में इंतजार करो था, ये सब चीजें चले जाएंगे, जब चलूंगा। ऐसा समझ, मरने का मुझे बहुत डर लगा था इस तरह। ठीक, तो एक आई लड़की मेरे साथ, आप यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने कहा जी बस वैसे ही खड़ा हूं मैं। ये नहीं बताया मेरे को गाड़ी नहीं आती। गजब बेइज्जती होती है ना, जानबूझ के नहीं बताया इसलिए। ठीक, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तो क्या हुआ, तब मैं थोड़ा स्मार्ट सा था, समझ में आया बात ये। तो उसमें क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा मेरे धीरे धीरे चल रहा, वो लड़की मेरा पीछा कर रही थी। मुझे पता कैसे दिखा दिया, साइड में शीशा लगा हुआ था, इतनी बड़ी लड़की, इतनी बड़ी स्कूटी, उसकी मुंह पर कपड़ा बांध रखा था ऐसा कर, खुले हुए बाल, ऐसा हवाती हुई लहराती हुई हवाएं, सब चीजें है ना, सब चीजें इतने से छोटे से शीशे में दिखाई दे रही थी, इतने से छोटे से शीशे में दिखाई दे रही थी। बड़ी चीज को छोटा करके दिखाया, उत्तल दर्पण लगा हुआ, समझ गए? तो गाड़ी में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए, स्कूटी वाली लड़की को देखने के लिए जो बराबर में लगाया जाए, दो कौन सा दर्पण हो? मुझे एक बात है, इतनी बड़ी चीज है, इतना मतलब इतनी बड़ी लड़की, इतनी बड़ी स्कूटी, यार सब कुछ दिखाई दे रहा है उसमें, समझ में आया बात? क्या सब चीजें दिखाई दे रहा है, उसका छोटा प्रतिबिंब करके दिखा दिया उसने, यानी प्रकाशीय किरणें इकट्ठा कर दिया। उसके पास से बहुत सारी प्रकाशीय किरणें चली, इतना बड़ा ट्रक आया, मैं गाड़ी लेकर जा रहा आराम से, मैंने 2015 में शुरू में गाड़ी ली, मैं बीच में जब पता लगा था रोड क्रॉस करना होता, ठीक, किसी को रोक भी नहीं सकते, और गाड़ी भी क्रॉस करनी, ठीक, और डर भी बहुत लगता था, तो किसी को कह नहीं सकते। तो जब इतना बड़ा ट्रक आवा ना पीछे तक, अब वो हॉर्न में जाता है ऐसा करके, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जानी। इतना बड़ा ट्रक शीशे में साफ दिखाई दे, इतना बड़ा ट्रक शीशे में साफ दिखाई दे, छोटे से शीशे में उत्तल दर्पण। गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण काम आता। बात समझ नहीं, कौन सा उत्तल दर्पण, कौन सा अवतल दर्पण? ये फैलाएगा। लड़कियों के लिए कौन सा काम का, कौन सा? लड़की के लिए तो अवतल दर्पण काम का, थोपड़ा उसमें थोड़ा देखेंगे,
इसमें देखोगे बैठ कर, ऐसे समझ में। तो लड़की के लिए कौन सा काम का कोई हो इसमें, हमारे घर की हो बाहर की हो, इनमें कुछ काम तो होता नहीं इनको, ऐसे समझ में। सारे दिन करिए है और वो कुछ नहीं ना, ऐसे समझ में। फिर बड़ी गजब समझ, किताब नहीं मिलने हाथ तुम सेट देख 7 दिन होंगे मुंडे। गोले दर्पण, तो गोले दर्पण कांच का जो खोखला गोला हो ना, उसका जो आधा कटा हुआ भाग हो, वही गोले दर्पण कहलावा। गोले दर्पण 2 प्रकार के हो, एक अवतल दर्पण हो, एक उत्तल दर्पण हो। उत्तल दर्पण जो हो, अवतल दर्पण जो हो, अवतल दर्पण की खास बात है कैसे हो, इसका टेक्निकल पार्ट जानो। टेक्निकल पार्ट का हम थोड़ा अंदर गहरे में घुसते हैं इसकी, चलो जाओ। कुछ अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो यूं नहीं बताना पर बात करिए अवतल दर्पण नहीं की दुकान में लगा अवतल दर्पण, ऐसे नहीं मैं मास्टर पूछ लगा, ठीक है, जो प्रैक्टिकल वाला कि नहीं की दुकान में लगा अवतल दर्पण, और जिसमें लोंडी देख रहे थे पीछे वो उत्तल दर्पण। अच्छा ये लड़कियों का भी हाल हो, समझ में आया बात ये कि लड़की समानता का अधिकार होना चाहिए ना, तो लड़की देखती है आराम से शीशा इस तरह सेट करके चलती है, आराम से अपनी स्पीड धीमी कर ला। समझ तू चलाओ स्कूटी, देख कर चला कर गिर जाएगी। चले तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण हो जिसकी जो भारी पृष्ठ हो, जिसका उभरा हुआ पृष्ठ हो या उठा हुआ पृष्ठ हो, उसमें तो चांदी की पुलिस होगी। और जो दबा हुआ भाग हो ना, दबा हुआ भाग हो, ये दबा हुआ भाग पूछूंगा तुमसे अवतल दर्पण क्या हो, कि आपने बताया गोली दर्पण 2 प्रकार के हो, एक अवतल दर्पण हो, एक उत्तल दर्पण हो। अब आप अवतल दर्पण समझा रहे, अवतल दर्पण ऐसा दर्पण हो जो इसका उठा हुआ भाग होगा, उस पर तो चांदी की पुलिस होगी। यहाँ होगी चांदी की पुलिस, चांदी की पुलिस, हाँ चांदी की पुलिस हो, जो पीछे लगाओ चांदी की पुलिस हो, और शीशा ना फोड़ दिया जाएगा घर पर। चांदी इकट्ठी कर रहा, चांदी तो बहुत महंगी हो, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल बना के लगाया जा, वो जो पुलिस होगा तो चांदी की पुलिस हो। जो अवतल दर्पण हो ना, उसके पीछे पुलिस नहीं होती एक प्रकार की, जो चांदी की पुलिस होगी, उभरे हुए भाग पर चांदी की पुलिस होगी, उठे हुए भाग पर, पीछे उठा हुआ भाग हो, इधर दबा हुआ भाग हो, तो जो दबा हुआ भाग हो ना उसमें प्रकाश की किरणों का परावर्तन हो। इसका मतलब है जो लड़कियां चेहरा देखती है ना, वे दबे हुए भाग की तरफ चेहरा देखती है, ऐसे समझ में। चांदी की पुलिस की तरफ देखने, पीछे क्या दिखाई दे जाएगा, ऐसे समझ में। पीछे तो खुद जो पृष्ठ होगा चांदी की पुलिस होगी, समझ में आती है। तो एक कुछ अवतल दर्पण क्या हो, एक ऐसा गोली दर्पण, जिस गोली दर्पण ही तो एक ऐसा गोली दर्पण जिसके उठे हुए भाग पर चांदी की पुलिस होती है, तथा दबे हुए भाग पर प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है। जितनी प्रकाश की किरण आगे ना टकरा के सारी यहीं दिखाई देगी। अवतल दर्पण मेरे साथ, शीशा मिरर मेरे साथ, दिखाता हूँ पूरा एक्सपेरिमेंट दिखा। दिख रहा, ले देख क्या दे रहा, देख प्रभात अपने आपको। आईने की खास बात हो, कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक। आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है, आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, इधर देख लो, चुप हो जा, आए समझ में। ये कौन है, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। दुनिया में सब चीज लोग झूठ बोलते हैं, अगर तुम इसकी तरफ को करोगे ना सर तो ही वैसे करेगा, इसे क्या झूठ नहीं बोलता, पागल तो हो पागल, तो आईना कभी नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता। ढक्कन ले याद आई। तो जो आईना हो ना, आईने यही खास बात है, देखो इसमें जो दिखाई देगा, इधर से प्रकाश की किरण नहीं टकराई, इसके पीछे जो पुलिस होगी ना, इसके पीछे निकल नहीं सकता क्या, इसके पीछे पुलिस दिखाई दे रही है, वो जो पुलिस है चांदी की पुलिस है, ऐसा वजह। और जो सामने ना जो प्रकाश की किरणों का परावर्तन हो, मेरे पास तो प्रकाश की किरण गई टकराई, वापस लौट के आएगी इस भाग पर, दबे भाग पर, ये दबा हुआ भाग, इसके पीछे उठा हुआ भाग। अब आप कहोगे है तो है नहीं, माना क्या है, मानोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, समझ में आई बात है। किसका खेल सारा, मानने का, ठीक। ये तो मानना उत्तल दर्पण, क्या उत्तल दर्पण होता, माना ना, किसका खेल है सारा, मानने का। किसका पीर है, मानते का पीर है, मानो तो है नहीं तो है नहीं। इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत, सही समझ में आ रहा, कोई दिक्कत किसी को। तो उत्तल दर्पण क्या हो, उत्तल दर्पण पूछूंगा तुमसे, उत्तल दर्पण क्या हो जी, उठे हुए भाग को तो चांदी की पुलिस होगी, और जो दबाव भाग होगा ना, उसको प्रकाश की किरणों का परावर्तन होगा।
यानी इस भाग में प्रकाश की किरणों का परावर्तन होगा। ये तो प्रकाश की किरणों का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इधर देखो यू कैसे दर्पण होगा, ये देख लो यू भी ऐसे दर्पण होगा जिसका दबा हुआ भाग होगा। दबा हुआ भाग कौन सा भाग? भैंस की आंख झोटी की आंख नहीं आया, आया समझ। जो दबा हुआ वहां हो चांदी की पुलिस, चांदी की पुलिस होगी, याद रहेगी बात। या दबे भाग पर चांदी की पुलिस होगी, जो उठा हुआ भाग होगा वहां प्रकाश की किरणों का परावर्तन होगा। तो दोनों तरह याद रखना, एक तो उत्तल दर्पण हो, एक उत्तल दर्पण हो। उत्तल दर्पण वो अवतल दर्पण वो होगा, अवतल दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर प्रकाश की किरणों का परावर्तन होगा, उठे हुए भाग पर चांदी की पुलिस होगी। जब याद रखोगे ये सारी बातें याद होनी चाहिए। एक बच्चे को परफेक्ट तरीके से सब पता होना चाहिए, सामान्य तरीके बिना लिखे पता होना चाहिए सब बातें। दूसरे नंबर पर उत्तल दर्पण क्या होगा, कन्वेक्स मिरर क्या होगा, एक ऐसा दर्पण दबे हुए भाग पर तो चांदी की पुलिस होगी और उठे हुए भाग पर प्रकाश की किरणों का परावर्तन होगा। और ये दर्पण कहां लगा हुआ? बाइक में लगा हुआ। कहां का दृश्य देखने के लिए? स्कूटी वाली लड़की याद होगी, बस गजब का खेलो। इतनी बात दिक्कत नहीं है। अंत ये कहां लगा हुआ दर्पण भाई? नई की दुकान में आए समझे, बाल कटवाने जाएंगे ने अपने आप चुपचाप याद आ जाएगा ना, और चुपचाप उसे नई की बताने की अवतल दर्पण मन में रखना बात। लड़कियों की परस में लगा। अच्छा कौन थी वह जो कहां बैठी थी वह? हाँ 1 घंटे की उसे देख रही। मैंने जब पता नहीं कौन सी फोन में लगी हुई, मैं सोच रहा इसने पता मेरी तरफ देखा क्यों नहीं। मैं सुंदर था ना उस टाइम पर, ऐसा क्या कर रहे? चलो उतार लो सर, यहां तक नोट करो। देखो गोले दर्पण समझ में आया, किसका कटा हुआ भाग हो? कांच के खोखले गोले का आधा कटा हुआ भाग गोले दर्पण हो। इस सब समतल दर्पण कहते हैं। 2 प्रकार के हों, एक तो कॉनकेव मिरर हो, ये पता लग चुका कहां कहां यूज हो, और ये भी पता लग चुका। अब इसके अंदर ना ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, जो इसके अंदर वही समझाने वाला हूं। डायरेक्ट खड़ा एक पहली लाइन बताऊंगा, तुरंत खड़ा करूंगा, चल सुना क्या बताया, ठीक? कुछ पढ़ने का दूंगा घर से आज, ध्यान से। ये इतना भाग दिखा दे रहा तुम्हें गोले दर्पण के। अब गोले दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझेंगे, वे परिभाषा तुमको घर से लिखनी, ठीक? मैं यहां बोलकर बताऊंगा, तुम तो सुनूंगा। गोलीय दर्पण है ना, इससे संबंधित कुछ परिभाषा है। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, अरे पेपर में पूछी जाती हैं कुछ परिभाषाएं। परिभाषा, अभी परिभाषा है क्या देख लो। पहले नंबर का पॉइंट। अब सवाल है द्वारक किसे कहते हैं? द्वारक, द्वारक इंग्लिश में बोलते हैं एपरेचर। एपरेचर तो हम समझेंगे एपरेचर क्या हो। तो ये गोलीय दर्पण नहीं है, और ये भी गोलीय दर्पण है नहीं गोलीय दर्पण। ये जो गोलीय दर्पण है ये भी गोलीय दर्पण है। जो गोलीय दर्पण होगा ना, उसके जितने भाग प्रकाश की किरणें टकराती होगी, इतने भाग पर टकरा सका। यहां तो टकरा नहीं, यहाँ का है नहीं गोलीय दर्पण। तो जितने भाग पर प्रकाश की किरणें टकराती है ना, या परावर्तन करती है प्रकाश का, ऐसे बोलो गोलीय दर्पण के जितने भाग पर, यो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, गोलीय दर्पण के जितने भाग प्रकाश की किरणें टकराती है, वही एक गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। द्वारक किसका? द्वारक गोलीय। अब गोलीय दर्पण अवतल भी हो सकता, उत्तल भी। याद रहेगी बात। या इसके अंदर क्या लिखना? गोलीय दर्पण पर जितने जो गोलीय दर्पण के जितने भाग पर प्रकाश की किरणें टकराती है, उस भाग को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। खड़ा हो, क्या बताया? द्वारक कहते हैं। इंग्लिश में क्या नाम है इसका? एपरेचर। बैठ सब पता होना चाहिए। खड़ा हो, बता क्या बता रहा? एपरेचर। बैठ जा, खड़ा हो, क्या बताया? गोलीय दर्पण के जितने भाग पर प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश की किरणें टकराती है, उसे गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं, इसे एपरेचर कहते हैं। बैठ जा, खड़ा हो, क्या बताया? गोलीय दर्पण के जितने भाग पर प्रकाश की किरणें परावर्तन होता है, उसे गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। बैठ जा, यानी दिमाग में जा रही है बात। मैं सोच रहा था ध्यान नहीं लगाने की दिक्कत, लेकिन वो ये सबको अपनी जान प्यारी हो गई। दो गोलीय दर्पण हो ना, खड़ा हो, क्या बताया? चलो रुक जाओ, जो गोलीय दर्पण है ना, जितने भाग पर प्रकाश की किरणें टकराती होगी वो तो द्वारक कहलाएगा। अब दूसरी हेडिंग हमें बनानी होगी कि मध्य बिंदु ने, जो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, इसके बीच में बिल्कुल एक बिंदु, इसे बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव, पोल, खोल नहीं, पोल, क्या नाम उसका? ध्रुव, पोल, याद रहेगी। तो लिखना इसमें गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जो स्फेरिकल मिरर है ना, उसका जो मिड पॉइंट हो, बीच में जो बिंदु हो, उसे मिड पॉइंट को हम ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। बताएगी बात, याद रहेगी, ठीक? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या बताया? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को
बैठ जाओ बस, बैठ जा, बैठ। बात पकड़े यहाँ पे पी लिख देता हूँ, पी का मतलब पोल होगा। इसके जहां मैंने पी लिख दिया ना, समझ जाओ पोल ध्रुव हो। याद रहेगी बात क्या? इसमें अगले तीसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग के अंदर क्या लिखना? तीसरी हेडिंग ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। अभी ध्रुव हो ना, गोली दर्पण का केंद्र भी हो, इस ये केंद्र यहाँ भी हो, फिर यहाँ भी हो केंद्र, हाँ यहाँ भी है। इस केंद्र को केंद्र नहीं कहते, सही नाम उसका वक्रता केंद्र, वक्रता। अभी ये पेरों पूछा, तो कई बार पूछा, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो इसमें हर साल क्षेत्र में आया समझ में कि क्या हो वक्रता केंद्र, और ये याद नहीं होता बच्चों को। देखो क्या हो वक्रता केंद्र, गोली दर्पण है, ये खोखले गोले का भाग नहीं है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण ना, जिस कांच के खोखले गोले का भाग हो, ये गोली दर्पण, वो भी गोली दर्पण, जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र, बस इतना, यहां वक्रता केंद्र कहते हैं, उसके पीछे गायब होगा। गोली दर्पण, गोली दर्पण, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये होता है गोली दर्पण, भाग होता है। मेरे साथ नहीं बोल रहे, पढ़ियो ट्रेनर, बताओ। मैंने कहा था नहीं सब कुछ पहले समझा था, मन नहीं बात। मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु यहाँ बैठा हो, चुप चुप खड़ी हो। मैंने कहा था नहीं तुम पक्की बात बता, सुनिए तुम। मैंने कहा हर साल जीतू में कहा था, 1.5 साल तुम बेवकूफ थोड़ा ही हो, खड़ी हो। ये एक्सपीरियंस है बेटे, बता। ओ चुप जाओ, बात ना करो, खड़ी हो, बता क्या होता है। देखा, ये निगाहें निगाहें एक बार ये बता दें, जो जो कहा वही हो, एक्सपीरियंस ऐसी चीज है, बता। इसे कहते हैं, समझ में आया बात? पता लग गया ना? बता दोगी, बैठ जा शांत। इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। गगन की धड़कनें बढ़ रही थी। वक्रता केंद्र जब एक दूसरे से पूछ ही रहा बेचारा। इंग्लिश में नाम लिखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CUR कर्वेचर, VATURE, कर्वेचर। एक भी स्पेलिंग गलत नहीं लिखनी, सब चेक होगी। जितनी हेडिंग बनाई गई ना सब टोटल इंग्लिश में लिखी होनी चाहिए, टोटल सब, और एक एक स्पेलिंग चेक करूंगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फिर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें भी होगा। हाँ चलो, अब एक बात बताऊं दूंगा, एक ऐसी रेखा हो जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हो, सीधी बना लो थोड़ा, ठीक। भू चुंबक तो ज्यादा पढ़ लिया ना। जो ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा हो जो वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों को मिलाती हो, उस रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसके परिणाम भी लिख दिया मैंने, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, अक्ष अक्ष अक्षतरीय, ठीक। मुख्य अक्ष इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यहां नाम लिख। अब हम पढ़ेंगे मुख्य अक्ष क्या हो। मैं तुमसे पूछूं मुख्य अक्ष क्या हो, एक ही बार बताऊंगा। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल और एक्सिस की स्पेलिंग AXIS, समझ में आई बात क्या? अब प्रिंसिपल की स्पेलिंग बचपन से पढ़ रहे, टू द प्रिंसिपल बचपन से पढ़ रहे, ठीक। उसके बाद आगे किसी में रहती एप्लीकेशन नहीं, टू द प्रिंसिपल बस यहाँ तक सुन लो। आई बैक टू से सुन लो। तो जो मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? एक ऐसी रेखा हो जो वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों को मिलाती हो, वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। किसका मुख्य अक्ष? गोली दर्पण का। ये सारी चीज गोली दर्पण की। किसका वक्रता केंद्र? गोली दर्पण का। किसका मुख्य अक्ष? गोली दर्पण। ध्रुव किसका? ध्रुव किसका द्वारक? ऊपर लिखा हुआ गोली दर्पण संबंधी बड़ी परिभाषा है, ऊपर लिखा हुआ। तो 5वें नंबर का पॉइंट, 5वें नंबर का जो पॉइंट, 5वें नंबर का पॉइंट लास्ट बार। अच्छा मुख्य अक्ष बता दोगे ना? गोली दर्पण, देखो ध्रुव और वक्रता केंद्र दोनों को मिलाने वाली रेखा को
दोनों को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। जो केवल अवतल दर्पण में होगा ना, है? उत्तल दर्पण में भी होगा यो, गोली दर्पण में, दोनों में होगा यो। इस गोली दर्पण में संबंधित परिभाषा है, जो उत्तल दर्पण होगा वो उत्तल दर्पण में भी होगा। समझ नहीं बात? दुनिया में इधर लिख रहा तो उधर क्यों लिख रहे, उसमें नहीं होने का। ऐसे समझ, दोनों में होगा, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं। याद रही बात है? ठीक। क्या हो मुख्य अक्ष बताया अभी? और बैठ जा। हमने अच्छा ध्यान नहीं लगा रहा। चुप 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 चुप। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, CENTR हो। भावना समझ जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर तूने मुझे देख लिया एमए की क्लास में लिखता हुआ तो मर जाएगा। जब मैं एमए वालों को बर्बाद हो जाएगा तो वहां कुछ भी लिखते, अगर कुछ लिखा ना ऐसा समझ, जैसे थिंग्स लिखा तो ऐसे लिखा है बस, थिंग्स। थॉट्स लिखना तो TH लिखा, अगर सब कुछ समझाया तो थॉट्स। सेंटेंस को पढ़कर उसके आधार पर बेस निकालना, हम किस चीज के बारे में लिख रहे हैं ऐसा समझो। तो बड़ी क्लासों में सारा ऐसा हो। ये क्या करेंगे, इन आदतें इस तरह की पड़ी हुई, मैं सीधा थे लिखा, ये तो है दायो, इसने कहा मैं वहां गई थी, आज मिलने वाला आया नहीं था, हे तुम कहाँ हो, KHA कहाँ हो। अच्छा ये तो बहुत फेमस है। ये तो मेरे एक और बहुत फेमस है, एक और बहुत फेमस है, एक और से बात है, सुनो ध्यान लगाएगा। चुप, आजकल जो चल रहा है कुछ अच्छी सी बात लगी ना तो दिल का चीनी बन जाएगा, बनाएगा। रेड वाला हो ना, रेड वाला बीच में। अच्छा इधर अदरंग मार गई क्या? गगन में भी आ गए चैट करते, आए नहीं, झूठ बोल रहा है, आए इंदर में चैट करते। क्या बोल रहे हैं, सिंबल से बोल रहे। एक स्माइल वाला चिन्ह हो, इसमें एक ऐसा हो जिसमें तो रोने से आंसू टाइप यार क्या क्या बनाया जाए दुनिया में। स्टिकर, समझे? स्टिकर, इमोजी, तेरा भला हो जा। यही तो देखना चाहता मैं, किसे पता इसका नाम इमोजी हो। तेरे पे इंग्लिश के वर्ड तो नहीं याद हुए, पढ़ाए जा रहे हैं। बताइए वक्रता केंद्र का नाम बताया इंग्लिश में, वक्रता केंद्र का। इमोजी याद है तुझे? हैं इमोजी तो याद है। कचर न्याय सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, कचर बता रहा था। चलो बात करो, पढ़ लो। तो मुख्य अक्ष पता लग चुका, कोई दिक्कत? अब आ जाओ मुख्य अक्ष के बाद ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ मामला, यहाँ पेंच फंस जा। ध्यान से, जो वक्रता केंद्र हो ना और जो ध्रुव हो, इन दोनों के बीच की जो दूरी हो उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसमें भी हो गया सिस्टम ही। वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, R से। इसका नाम है वक्रता त्रिज्या। इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर याद रहे, कर्वेचर CURE VATURE, कर्वेचर। ठीक, चर्चा नहीं है कर्वेचर। तो वक्रता लिखो कैसे, जो वक्रता त्रिज्या, अगली हेडिंग यही होगी वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या हेडिंग बनाने के बाद उसके अंदर लिखोगे क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होगा इसके अंदर लिखोगे क्या, ये लिखोगे वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों के बीच की दूरी। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। किसकी वक्रता त्रिज्या? गोली दर्पण। सारी चीज किसकी है? याद रही बात है, लिख दोगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। याद रहेगी बात? उधर भी होगी। वक्रता त्रिज्या कहां से प्रदर्शित करते हैं? ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं वक्रता त्रिज्या में। पांचवे के बाद छठा पॉइंट, छठी जो हेडिंग बनेगी वह हेडिंग होगी, उसका नाम है नाभि या मुख्य फोकस। मुख्य फोकस
मुख्य फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ। फिर तो इसमें भी होगा, हाँ बिल्कुल बीच में होगा दोनों बिंदु, बिल्कुल बीच में, जितनी दूरी इधर इतनी दूरी इधर। अगर इधर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, अगर 20 सेंटीमीटर इधर, इधर 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, बिल्कुल बीच में होगा मुख्य फोकस। तो इधर भी होगा, गोली दर्पण में मुख्य फोकस होगा। अब सवाल मुख्य फोकस कहते हैं किसे? अगली हेडिंग है ये, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस तो जो जितनी भी प्रकाशीय किरणें है ना, जब गोली दर्पण पर टकराती है, टकराने के बाद हमेशा मुख्य फोकस हो जाती है। टकराने के बाद जिस बिंदु से हो जाती है ना, वही मुख्य फोकस है। यहाँ तो सुन लेना, वस्तु यहाँ रखी हुई, ये दर्पण, यहाँ शीशा लगा हुआ, ऐसा समझ, मैं वस्तु हूँ, उसके मेरे पास से किरणें चली, ये क्या हूँ, अभी समझा तो हूँ मतलब रात को बुखार उतरने का बताइए, ऐसा बहुत तेज हो लड़कियां, चुपचाप पहले देखे, जो जिनके पास फोन नहीं होता लड़कियां, चुपचाप अपनी मम्मी को फोन लगा के देखो बना रखा, बढ़िया करो तमीज से। लड़के, हाँ पापा बस पढ़ रहा हूँ, हाँ मम्मी बस सारा बस भाई जी की वीडियो देखनी थी, अच्छा। और नीचे क्या चल, सामने तो कॉपी का बारदाना का फैला के बैठेंगे, और जो ना असली हथियार तो नीचे दबा रखा है, उसे निकाल लेंगे ऐसे बनते। यार सच में आज देखा नहीं उसने, यार दोस्तों के साथ बात करती है, देखा नहीं यार सच में, एक ही मैसेज आया था, हाई काच करो छोड़ दिया, उसके बाद तो रिप्लाई नहीं दिया बिल्कुल भी। कितनों के साथ हो रहा है इस तरह? पढ़ लो, क्या कर रही, कुछ नहीं मिलने का ना, हंसना मिल जाए यहाँ, समझ में? बता 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 बता। प्यार व्यार सब धोखा, आज 2 महीने पढ़ाई कर लो यही मौका। प्यार व्यार सब क्या है? धोखा। 2 महीने पढ़ाई कर लो यही मौका। समझ भाई बात, लिख कर दे रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। दुनिया में जो जितना भी खास इंसान है ना तुम्हारा, जिस पर तुम पूरा ट्रस्ट, ऐसा लग रहा है छोड़ नहीं सकता, वही धोखा देगा, वही धोखा देगा, और टूट सकते हो, ऐसा समझ लो। प्यार कहाँ किसी का पूरा होता है? प्यार का तो पहला अक्षर अधूरा होता है, पहला अक्षर अधूरा। वही पहले तुमने बजाओ यहाँ से। ये 2.5 अक्षर प्रेम के, 2.5 अक्षर प्रेम के, बता सकते इसका मतलब क्या हो? बताया तो कितनी बार समझा दूंगा। यो एल हो, यो वी हो, यो ई, यो है क्या? लॉस्ट ऑफ मेमोरी, दिमाग खराब करना, आउट ऑफ माइंड, 24 घंटे दिमाग बाहर रहना, वह बाहर रहना। बी तो वैसा तो वेस्ट, डब्ल्यू तो बनना, लेकिन समझ वेस्ट ऑफ टाइम, अपना समय खराब करना, समय और जो पैसा सोचना खराब कर। एंड द लाइफ, एंड द लाइफ, जिंदगी खत्म, इस पे कोई पर्पस नहीं है, पर्पस लेस लाइफ। समझ गए? एल का मतलब लॉस्ट ऑफ मेमोरी, लॉस्ट ऑफ मेमोरी, आउट ऑफ माइंड, माइंड का 24 घंटे बाहर रहना, क्या कैसे दिया मुझे, कैसे नहीं बात कर रही, कैसे नहीं बात कर रहा, सब बकवास, वेस्ट ऑफ टाइम, लस्वी चुप हो जा, सुन ले जाने लगाएगा। एंड द लाइफ, जिंदगी खराब कर लेना, खत्म कर लेना अपनी। ये दुनिया का सबसे अटूट सत्य है, छुपी हुई बातें है जो समझे ना, इसका मतलब सिर्फ आई लव यू हो, दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख में। HATE, 1 2 3 4, इसमें भी 4 अक्षर, तो इसमें भी आई हेट यू भी तो हो सके। क्या सीधा क्या तो यूं बोल रहा हो कि आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, करता हूँ। हेट यू, आई हट यू। चलो यार पढ़ लो, माहौल न बनाओ, माहौल न बनाओ, रहने दो। ओए अच्छा, ये सीधा सा आराम, सीधा सा लौंडा यार। 5 छठे नंबर का पॉइंट आ जाओ, मुख्य, चुप हो जाओ, आ जाओ मुख्य फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं सर, प्रिंसिपल का मतलब ही मुख्य हो, इन्हें होता है प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य हो। प्रिंसिपल मतलब मुख्य हो,
तो मुख्य फोकस क्या हो, जितनी प्रकाश की किरण टकराती है गोली दर्पण में, टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है वही मुख्य फोकस है। लिखो कैसे, गोली दर्पण से वस्तु के पास से, वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जब गोली दर्पण में टकराती है, टकराने के बाद सारी की सारी ऐसे लिखती कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी जिस बिंदु से होकर जाती है वो बिंदु ही उस गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। आलिया में सुनने, वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब गोली दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती, जिस बिंदु सारी की सारी जिस बिंदु से होकर जाती है, सारी स्थिति हो जाएगी, इस तरह उन्हें जाने जिस बिंदु से होकर जाती है वही उस गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। समझ में आया? चलो बता। जब कोई वस्तु से प्रकाश की किरण जाती है तो गोली दर्पण से जिस बिंदु से जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। बता, बैठे बताओ। प्रकाश की किरण ना जब किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरण जब किससे टकराएगी जी गोली दर्पण से टकराकर ना हाँ। और सारी की सारी किरण जिस बिंदु से होकर जाएंगे उसे मुख्य फोकस कहलाएंगे। पढ़ने लगा दे पता, खड़ा हो, तेरे ज्यादा दर्द में आ रहा है ना। प्रकाश किरण जी ये उस दर्पण से टकराएगी तो ये मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दोबारा बता। जी जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से गोली दर्पण से टकराएगी तो वस्तु के पास से चलेगी, गोली दर्पण टकराएगी, टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाएगी वही मुख्य फोकस है ही नहीं कुछ इसमें। हम तो बस मैंने ये समझाता क्या चल रहा है। 5G का सिम खाया लगा ना। ओए चुप, आराम से बताया कर यार, बहुत तेज जबान तोड़ो तू तो। अभी तो 5G लॉन्च भी नहीं हुआ पूरे भारत में। सुन लो कि तूने सिम खा रखा था 5G का। चले अच्छा, सवाल मुख्य फोकस तले का जो ध्रुव हो इसके बीच की जो दूरी हो वह कहलाती है फोकस दूरी। फोकस दूरी जिक्र वक्रता अच्छा ये बताओ, वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी फोकस दूरी ज्यादा होगी? वक्रता त्रिज्या ज्यादा, वाह बात अलग, किसी अंकों में फर्क हो ऐसे। फोकस दूरी तो कम ही होगी और फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। अगर तुम वक्रता त्रिज्या बताना गोले दर्पण की 16 तो यह होगी 8, यहाँ 14, ये कितनी होगी 7, यहाँ 20, या कितनी होगी। खास बात है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दाद देनी आधी हो। याद रही बात है क्या बताया मैंने? फोकस दूरी हो क्या, ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस तक की दूरी, ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी पता पर बात क्या हो, फोकस दूरी ध्रुव से लेकर कहां तक? मुख्य फोकस तक। ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। एफ से प्रदर्शित करते हैं। और जो फोकस दूरी हो ना वह वक्रता त्रिज्या की आधी हो। एफ बराबर सूत्र r/2। अगर एफ का मान निकालना ना, आर का मान पता होना चाहिए। आर के मान को 2 से भाग कर दोगे, जैसे 16 यहाँ रख दो, काट दोगे 8 नहीं आ जाएगा, और वैसे भी 8 ही बताया था मैंने तुम्हें। समझ में बात? मैंने कहा पूरी 32 है तो 32 यहाँ रख दो, काट दो, 32 का तो 16 नहीं आ जाएगा, 16 जाएगी आराम से। समझ आइए? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो सूत्र है। ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध भी याद रखना है। याद रही ये बात यार, कोई दिक्कत? ये संबंधित कुछ परिभाषाएं थी, 8 की 8 परिभाषाएं घर से लिख कर लानी सारी, कुछ नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। अब नोट कर लो, चित्र दोबारा फिर चित्र में बना लो, उस चित्र में सारी चीजें नोट कर दो। और सुनो अब ना, जो गोले दर्पण हो, ये गोले दर्पण हो ना, इसमें प्रतिबिंब बनने कुछ नियम हो। अब ये भी समझ लो प्रतिबिंब कैसे बनाया जाए। अब प्रतिबिंब का मतलब समझो क्या हो। मान लो ध्यान लो, तुम्हारे सामने दर्पण लगा हुआ दर्पण, और तुमने तुम्हारे यहाँ से वास्तव वस्तु की किरणें गई और उसमें टकराई। जैसे जैसे तुम दूर हटते जाओगे उस हिस्से के अंदर भी दूर हटते दिखाई देंगे, जैसे जैसे पास आओगे उसके अंदर भी पास बढ़ते दिखाई देंगे। आए समझ? और जैसे नजदीक आओगे ना तो बहुत बड़ा अपना चेहरा दिखाई देगा, वही तुम्हारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं, इमेज। और इमेज का तो फोनो फोल्डर भी हो, आए समझ? होता नहीं तो हम अब समझेंगे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं।
पहले समझ लो प्रतिबिंब होते हैं, दो प्रतिबिंब जो होते हैं, प्रतिबिंब और एक तो प्रतिबिंब हो, एक को बिंब। बिंब तो बोलते हैं वस्तु को, और प्रतिबिंब बोलते हैं उसका उसके डुप्लीकेट चीज वास्तव में नहीं होती वो। समझ में आया बात? जैसे मैं कहने लगूं मेरे कोई रिश्ता आया, आज समझ में, और तुम बता लड़की ना, लड़कियां कैसी हो, फिल्टर करके फोटो भेज दिया मुझे, समझ, उसमें दिखाई दे रही बस क्या, बस आलिया भट्ट की मम्मी आई है। ओए मम्मी कैसे, आलिया भट्ट आई है यार, ये कैटरीना कैफ। समझ में बात है? वही फलाना दिन का, जैसे फोटो दिखाऊं तुम, अभी 4-5 दिन पहले इंडोनेशिया था आया, तेरे फोटो नहीं सच में यार, रियलिटी में उसका नाम है एरी। पता नहीं कहाँ से नंबर मिला मुझे, मैसेज करी मुझे एरी। अरे लड़की का नाम है एरी यार। तो सुन लो, चलो जाएगी, चलिए। तो सुन लो, तुमने फोटो खींच लिया, फोटो खींचने के बाद बाहर निकाल, डुप्लीकेट चीज निकलवा ली उसकी, निकलवाने के बाद वहां से तो उसके तुमने हाय हाय करोगे ना उसके सामने, तो जो फोटो ना हाय हाय नहीं करने का, लेकिन शीशे के सामने करो, आईना झूठ नहीं बोलता, वो ऐसे दिखा देगा। जो शीशे के डायरेक्ट सामने दिखाई दे रहा है ना, वो वास्तविक प्रतिबिंब, और जो फोटो में तो निकाल कर बाहर रख लिया ना, वो आभासी प्रतिबिंब, आभास कर रहा है, ऐसा हो सकता है, समझ में? तो आभासी, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो? 2, एक आभासी हो, एक वास्तविक। समझने की बात है? और वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो और आभासी प्रतिबिंब क्या हो, तुम्हें समझ में आ चुका होगा। और प्रतिबिंब इंग्लिश में कहते हैं इमेज, एक हो रियल इमेज, एक हो वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम अपरेंस इमेज भी कहते हैं, अपरेंस का मतलब आभासी। तो वर्चुअल इमेज अच्छा नाम है, वर्चुअल का मतलब वो वास्तव में है नहीं, वो सामने वर्चुअल है बस। समझ में आया बात? ठीक। तो इमेज कितने प्रकार की हो? 2। लेकिन जो अवतल दर्पण हो ना और उत्तल दर्पण हो, इन दोनों को हम गोले दर्पण कहते हैं, और गोले दर्पण में बनाए जाते हैं प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब बनाने के लिए कोई कुछ नियम, कुछ, अब हम प्रतिबिंब बना के दिखाएंगे तुम्हें कैसे कैसे प्रतिबिंब हो। सारे प्रतिबिंब बनाओगे आप? नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, हम कैसे पढ़ेंगे? फिर पेपर मांगे, नहीं आनेंगे। अच्छा, पढ़ने जरूरी है? हाँ जरूरी। तो फिर आप पढ़ाने के भी नहीं, पेपर बनाने के नहीं, और जरूरी भी है। ये क्या कहना चाह रहे? वीडियो भेज दो ग्रुप पर, पहले पढ़ा रखा है मैंने, 6 के 6 प्रतिबिंब सारे पढ़ा रखे, लेकिन बताऊंगा किस तरह पढ़ना। तुम बिना वीडियो देखो भी कर सको, आ जाओ देख लो, 10वीं क्लास में पढ़ा रखा, वहां भी कर सको। समझ में आया बात है? तो सारा झंझट खत्म कर लो। पहले समझ लो कि गोली दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। गोली दर्पण तो समझ में आया आप? जा गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम। अब ये नियम क्या है समझ लो। पहला पॉइंट, नियम क्या हो? खुश हो जा दो ना, ये मैंने पता लगा ना, बस हो लिया काम इसको बस। पहला तो गोली दर्पण पर प्रतिबिंब बनने का क्या नियम हो? पहला नियम क्या हो? नियम नंबर 1। नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 1 समझ लो। जब कोई गोली दर्पण हो ना, ये गोली दर्पण हमारा, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, समझ जाओगे ना। मैच की आंख, ये M, इसका नाम का भाग N, ये द्वारक हुआ इसका, और बीच में जो बिंदु वो ध्रुव नहीं होता, और यहाँ सेंटर नहीं होता इसका, ठीक। और दोनों को मिला देंगे, इस रेखा का नाम मुख्य अक्ष नहीं होता नहीं मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत है? याद रहेगा बात? है मुख्य अक्ष इमोजिनिया है, याद रखिए बात है, प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी बात होता समझ में नहीं है। ये हमारा ध्रुव हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ। नियम नंबर 1 पता क्या हो? जब कोई गोली दर्पण हो ना, किसी भी गोली दर्पण, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। उसके बाद ये हमारा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये कौन सा? अवतल दर्पण, ठीक। यहाँ M, यहाँ क्या लिख दोगे? N। इतने भाग को क्या बोलते? द्वारक। यहाँ क्या हो? ध्रुव। ध्रुव नहीं ध्रुव, ध्रुव क्या हो? ध्रुव। ये क्या हो? उसके बाद यहाँ क्या बैठेगा? मुख्य फोकस। यहाँ क्या बैठेगा? वक्रता केंद्र। याद रहा ये बात? यार चलो, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखी, वस्तु रखी हुई, वस्तु के पास से किरणें चलती है, हम कभी किसी वस्तु को नहीं देखते ना, वस्तुएं हमें देखती हैं, उनके पास से किरणें चलती है, और किरणें चलती है बहुत सारी, लेकिन हम 2 अपनी बात समझ लेते हैं। कितनी किरणें चलती है? बहुत सारी, इधर भी इधर, लेकिन कितनी देर में बात समझ लेते हैं? ये बात इनके दिमाग में बैठ गई, बस किरणें तो बहुत सारी चलती है, 2 अपनी बात समझ लेते हैं, हर जगह आगे सब भूल जाएंगे, ये भूलने का। किरणें कितनी सारी चलती है? कितनी तो अपनी बात समझ लेते हैं। गजब। चलिए, जब भी कोई प्रकाशीय किरण किसी वस्तु के पास से चलती होगी, गोले दर्पण पर टकराती होगी, टकराने के बाद गारंटी दे रहा हूं लिखकर, समझ में आया बात? या हमेशा सेंटर तक जाने की, यहां से जाने की, यहां कहीं से नहीं जाने की, जो भी वहां टकराएगी इसी बिंदु से हो जाएगी। ये खास बात होगी, ये रूल होगा, ये रूल है, यह बात हमेशा याद रखनी। समझ में? इसमें भी होगा, इसमें नहीं होना कैसा ना,
इसमें सिर्फ प्रतीत होगा, आभास होगा। इसमें सच में होगा, सच्ची में। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, उसमें आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें सच्ची में होगा, सच्ची में। इसमें सच में झुट्टो मुट्टो होगा। अब देखो, जो गाड़ी के बराबर में लगा हुआ इतना छोटा सा प्रतिबिंब, वास्तव में लड़की इतनी छोटी सी थोड़ा ही है वह, तो झुट्टो नहीं आया वो, ऐसा समझ में, झुट्टो दिखा रहा नहीं। और झुट्टो का मतलब क्या, आभासी। तो ये आभासी प्रतिबिंब बना हुआ, ये वास्तविक प्रतिबिंब बना हुआ। और नहीं की दुकान में जितने आते नहीं तो दिखागा, थारा हाल कितना बड़ा तो इतना बड़ा तो दिखागा, ऐसा समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कौन आई ना, ऐसा थोड़ा ही होगा, पीछे भूतड़ी दिखाई दे जाएगी तुझे, आई ना, झूठ नहीं बोलता। अब की बार ये शरारत हमारे साथ हुई, अब की बार ये शरारत हमारे साथ हुई। ऑब्जेक्ट देख लो, अब की बार ये शरारत हमारे साथ हुई, सबका घर सूखा रहा और सबका घर छोड़ दिया गया। सबका घर सूखा रहा और सबका घर छोड़ दिया गया, और सिर्फ हमारे यहाँ बरसात हुई। अब की बार ये शरारत केवल हमारे साथ हुई, सबका घर छोड़ दिया गया और हमारा घर बरसात हुई। इसमें सिर्फ आभास हुआ। मैंने बताया डॉटेड डॉटेड क्यों बनाई है, क्या इसमें सिर्फ आभास हुआ, इसमें वास्तव में फोकस मिलती है। याद रहेगी बात। क्या पहली पॉइंट कि जब पहला रूल क्या है, रूल नंबर फर्स्ट में लिखना, किसी भी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। पूरी लाइन लिखनी है, ठीक। गोले वस्तु के पास से जाती जुती कुछ नहीं, पूरा सुन लो। वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से टकराने के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। याद रही बात है, बस जाती हुई प्रतीत होती है। आगे पीछे ये तो याद रहा, पीछे सब भूल गए। भैंस के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब गोलीय दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। नियम नंबर फर्स्ट के अंदर फिट कर देनी है बात, याद होनी चाहिए। तो बच्चों भाई, ये प्रकाश की किरणें दर्पण पर टकराई, कहां तो होकर जा गया। आप बोल लोगे सेंटर था, मैं मारूंगा टाटा चपदेसी गाल पे फोकस तो होकर जाएगी, बताया था नहीं। बस इतनी बात याद रखनी। इसमें दूसरा नंबर का नियम नंबर 2, अब इसमें ना, मैं बार बार इसे नहीं बनाऊंगा यार, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम इसमें मान लेना, ऐसा हो प्रतीत होगा इसमें, ठीक। तो कौन सा दर्पण, इतने भाग को क्या बोलते हैं, दुआ नहीं, दवारक। ये क्या है, अच्छा यहाँ क्या हो, दोनों मिलाने वाली रेखा क्या कहलाते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ क्या रखी हुई, वस्तु का नाम क्या दे दिया, एबी। इसके पास तक क्या चलती है, किरणें तो कितनी सारी चलती है, कितनी अपनी बात समझ लेते हैं, गजब। लेकिन एक बात बताऊं तुम, बताइए नहीं किसी को, ध्यान से सुनना। इसका नाम ए, इसका नाम बी, एक वस्तु है। इसके पास तो प्रकाश की किरणें चली, टकराई, वो तो फोकस तो हो जाएगी। एक ऐसे भी जागी, ऐसे भी जागी, ऐसे भी जागी, ऐसे भी जागी, कहां नहीं जागी, कहां नहीं। मैंने पहले बताया था, वस्तु के पास से चारों दिशाओं में किरणें चलती हैं। इस बात को तुम समझ भी सकते हो। इस बात को जब तुम ना पीछे ना, तुम्हारी ये अंक है ना, और पीछे कोई है, अचानक तुम गली में अकेले जा रहे, रात के 1:30 बजे का वक्त हो रहा है, सुन लो, 1:30 बजे का वक्त हो रहा है, तो जो तुम्हारी मस्तिष्क है ना, उस वस्तु के पास से तुम्हारे पीछे, तो उसके पास से किरण चली, और किरण चला गया ना, तुम्हारा अपने आप ही आभास हो जा कि पक्की कोई बात, कोई था यहाँ, हो नहीं होता। ऐसे लगा ना कि कुछ भी लगा यार, पक्की बात, तो कुछ गुजर कर गया चुप रहा, चुप हो जाओ, ठीक है। वीर सिंह के बेटे बहुत पढ़े, क्या डरा, चुप हो जाओ। पजेब ले गई थी, ऐसे लगा कोई है वहां, क्योंकि उसके पास से किरणें चलती है। समझ में आई बात है, और किरणें चलती है सभी दिशाओं में, ठीक। तो भी कुछ दिशाओं में घूम कर तुम्हारी आंख तक पहुंची जा, वही गुजरा बैठे यहाँ से, फिर तुम पीछे हो जाओगे, देखो, फिर तुम आगे चले पीछे,
फिर इस तरह दिखा दे। हो इस तरह। आधे बच्चे तेरे खतरनाक हो, ये कह रही थी रात को 2 बजे बैठ कर पढ़ रहा था, मेरा गेट खुद ही हिल रहा था, मैं चुपचाप पढ़ सो गया। तो यो आभास हो जा कि यहाँ कोई था जरूर। समझ में आया बात? क्योंकि चारों दिशाओं में किरणें चलती है। चुप हो जाओ। तो एक किरण ऐसी भी तो होगी जो फोकस, जो इसमें से होकर जागी फोकस में से, जागी नहीं। और जो भी प्रकाश की किरणें फोकस में से होकर जागे ना, तो ऐसे वापस लौट कर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऐसे लौट कर चली जाएगी। ऐसे नहीं जानेगी। यह बात हमेशा याद रखनी, जो भी प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस में से होकर जाती है ना, वो ना प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष नहीं है, उसके समांतर चली जाती है। ये लिखनी नियम नंबर 2 में। इसमें प्रतीत हो, बस इतना सा चित्र बना दे वाला। इसमें लिखोगे किसी गोली दर्पण में जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से होकर जाती है, गोली दर्पण में जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से होकर जाती है, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। शक्ति माने समांतर हो जाती है। इसमें लिखेंगे, इससे प्रतीत होती है। समझ में? कितने रूल हो गए? तीसरा रूल समझो। तीसरा रूल ध्यान से अच्छे तरीके से, तीसरा रूल यहां समझाता हूं तुम। रूल नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होगा भाई। कौन सा दर्पण है? और ये कौन सा दर्पण है? उसमें क्या होगा? प्रतीत। इसमें सच्ची में होगा, सच्ची में। ये एम, ये क्या है? एन, ये क्या है? ध्रुव। ये क्या है? यहाँ क्या होगा इसका? यहाँ क्या होगा इसका? यहाँ होगा इसका फोकस, और यहाँ होगा इसका सेंटर। ठीक है। यहाँ हमने कोई रख दी तीसरे नंबर पर, तीसरा नहीं तो पॉइंट का, यहाँ हमने कोई रख दी वस्तु, यहाँ ऐसे वस्तु रख दी। हिसाब ज्यादा बड़ा होगा। ओए भैंस की यहाँ किधर से? एम एन, ये क्या है? ध्रुव। ये क्या है हमारा? ये फोकस। ये क्या है? सेंटर। ठीक, यहां रख दी वस्तु, नाम है ए, इसका नाम बी वस्तु का। इसके पास से चली प्रकाश की किरणें, जो यहां टकरागी, कहां तक जागी? एक ऐसी भी दोगी जो यहां तक जागी, वैसे वो चली जागी। एक ऐसी भी दोगी जो सेंटर से होकर जागी। ये तो मामला छोटा पड़ गया, बढ़ा लो, फिर क्या दिक्कत होगी? तो जो भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, जो भी प्रकाश की किरण वस्तु से वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। खास बात होगी। जैसे ब्याह के बाद किसी का तुरंत तलाक होगा, वो टकराई और वापस लौट गई, ऐसे समझ में? दिक्कत नहीं है तक। सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से होकर जाती है, तो उसके बाद में उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यो रूल नंबर 3, यह बात याद रखना। जब भी मैं को प्रकाश की किरण ना वक्रता केंद्र में से होकर गुजारू, आपको कहना ये अपने मार्ग वापस तो लौटने नहीं, आप कहां भेज रहे हैं? झूठ बोल रहे। आप तो 3 नियम पढ़ाए थे आपने, आया समझ में? आप तो झूठ बोल रहे, आपने इस तरह तो करा नहीं। प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र में से होकर जाएगी तो वापस उसी मार्ग पर लौटने चाहिए। आपने इधर क्यों निकाल ली? इधर क्यों निकाल लिया प्रकाश की किरण? और आपने ये भी बताया था कि प्रकाश की किरण फोकस में होकर जाएगी तो ऐसे लौटने चाहिए। आपने ऐसे क्यों करा हमारे साथ? क्यों किया धोखा आपने हमारे साथ? इसमें लिखो क्या? नियम नंबर 3 में, जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से होकर जाती है, गोलीय दर्पण में टकराने के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। लिख दोगे? इसमें क्या लिखोगे? जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से होकर जाती है, गोलीय दर्पण पर टकराने के पश्चात मुख्य के समांतर चली जाती है। इसमें क्या लिखोगे? जब भी कोई प्रकाश की किरण वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरण जब गोलीय दर्पण में टकराती है, तो टकराने के पश्चात वो सदैव मुख्य फोकस से हो जाती है। खेल खत्म। लिख दो 3 रूल। कहां से लिखने हैं? कहां से लिखने हैं? पेन से लिखने? आए समझ, दिमाग तो सोच कर लिखने, घर से लिखने, नोट कर लो। आगे हैं। अब अगली हेडिंग हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? यार ये नाई की दुकान में जो दर्पण लगा हुआ, उसके पास तुम किसी वस्तु को लेकर जाओगे, ऐसा लेकर चले गए भाई, कोई वस्तु तुमने उठाई और नाई की दुकान में जो दर्पण लगा हुआ उसके पास तुम लेकर चले गए, तो वस्तु बड़ी दिखाई देगी। दूर लेकर जाएंगे तो वस्तु छोटी दिखाई देगी। ऐसा हो क्यों? आसान भाषा में समझो। चंडी देवी मनसा देवी पे गए, ऐसे समझो, जैसे ऊपर चढ़ाई पर जाएगा तो बस इतनी दिखाई दे, 5 रुपए की कार हो, ऐसे समझो हो इस तरह। तो दूर जाने पर वस्तु छोटी क्यों दिखाई दे, और पास आने पर वस्तु बड़ी क्यों दिखाई दे?
ऐसा किस कारण हो? यही तो प्रतिबिंब का जुगाड़ है, यही तो प्रतिबिंब है। ये सब समझोगे तुम, यहाँ समझ में आएगा तुम्हें। समझ में आया बात है कि पास जब किसी के पास चले जाओगे तो तुम्हें बहुत बड़ी चीज है, ऐसा जैसे दूर चले जाओगे तो बहुत छोटी चीज है। समझ में आया बात है। इसलिए प्यार तो कैसा रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। तो चाहे प्यार तो दूर रहोगे तो कैसे दिखा देगा? बहुत छोटी चीज है, उससे बाहर निकल जाओगे ना, ठीक है, प्यार के पास आओगे। आज समझो, रात को जाकर चैटिंग में लगे प्रभात की तरह, ऐसा लगे दुनिया में ही सब कुछ है दिख। समझ में आया? तो दूर रहने में भलाई है। चुप हो जाओ। माइंड को अगर स्थिर रखना ना, स्थिर रखना, स्टेबल, तो लोगों से दूरियां बनानी स्टार्ट करो। अपनी जिंदगी में बहुत कम लोग रखो, बहुत कम लोग होने चाहिए जीवन काल में अगर सफल होना तो। और वो भी जो 2-4 गिने चुने लोग हो, जो तुम ठीक ठाक हो, नॉलेजफुल हो, आवारागर्दी ना उनके अंदर। समझ आई बात? बहुत कम होने चाहिए, बहुत कम लोग, अच्छे लोग होने चाहिए। अच्छे लोग और बड़े सवाल देर से ही समझ में आओ, नहीं समझ में आते। समझ में आया बात? या ठीक, ये सबसे बढ़िया बात, खास बात क्या? अकेले रहो। दिमाग पे जोर पड़ेगा अकेले रहने वाले, और दिमाग को जोर दूसरे देगा डालना। उम्र का बहुत बड़ा खेल हो यार, ये तुम्हारे ऊपर काम कर जाने बीच में, इसे बोलते हैं एज फैक्टर। जो बच्चा एज फैक्टर तो बच गया ना, वो हर जगह तो बच गया, और जो इस एज फैक्टर में उलझ गया ना, वो हर जगह उलझ जाएगा। याद रखना बात है। समझ में आया बात है? कभी कभी तुम्हारा मन पता कैसे करेगा? तुम अपने दोस्तों को देखोगे, यार इसकी गर्लफ्रेंड है, इसकी गर्लफ्रेंड, इसका भी बॉयफ्रेंड, इसका बॉयफ्रेंड, तो तुम खुद ही अट्रैक्टिव हो जाओगे। तुम्हारा मस्तिष्क दौड़ेगा इन सब चीजों की तरफ। लेकिन जब दौड़ेगा, जो तुम्हारे घर की ना पूर्ति हो चुकी होगी, तुम्हारा पेट भरा हुआ होगा, तब दौड़ेगा तुम सब चीजों की तरफ। अब एक बताओ, एक के पेरेंट्स, उसके हाथ पैर कटे हुए और वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, उसकी पूरी फैमिली वहीं पड़ी हुई, तुम्हारे जैसा कोई लड़का वहां से, क्या वो कभी प्यार के बारे में सोचेगा? अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा? फैमिली के बारे में सोचेगा। उसके दिमाग, उसकी प्राथमिकता वहां ना। समझ में आया बात? या उसके दिमाग में नहीं है बातें, तुम्हारे दिमाग में क्यों आ गई? क्योंकि तुम्हारा पेट भर चुका है। और कार्ल मार्क्स ने कहा था, जिसका पेट भर जाना उसी सब चीज, ये चीज उसे सूझ जा। गरीब आदमी कहाँ सूझ जाएगी? क्यों जी? समझ में आ रही नहीं आ रही? सही बात है, गलत बात है भाई? तो भाई गरीब आदमी को तो पेट ही भरना भारी, 2 रोटी किस तरह कमाई जा, वो तुम्हारे पेरेंट्स बताएंगे। समझ में आए बात है? यहाँ जो बैठे हुए सारे के सारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करो तुम। अगर मिडिल क्लास फैमिली से नहीं बिलोंग करते तुम, तो फिर हिंदी मीडियम में छोड़कर इंग्लिश मीडियम बना होते। क्यों भाई? इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे होते, डीपीएस जैसे स्कूलों पढ़ रहे होते, जहाँ की फीस भी बड़ी बड़ी महंगिया, तो सारे के सारे ऐसा मानकर चलते हैं कि सारे के सारे गरीब ही इंसान हो तुम, हमारे जैसे ही रहे हुए तुम भी बिल्कुल ही। हम तो गरीब थे, हम पैदा ही से अमीर थोड़ा ही है। अब तो थोड़ा बहुत सुकून भी है। चलो इधर देख लो, आ जाओ ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से कि अवतल दर्पण द्वारा, हाँ और यार जब भी पढ़ना पड़ेगा तुम 4 घंटे 5 घंटे के बीच में नींद आनी चाहिए। इससे फालतू नहीं चाहिए। टाइम टेबल लगाकर ना, ऐसी घड़ी लेकर रखो, ऐसा फोन लेकर, जिससे एक ही चीज हो, स्टॉप वॉच चलता हो, स्टॉप वॉच चलता हो, और बस सिर्फ उसके अंदर अलार्म बजता हो। फिक्स कर सो सीधा 5.5 घंटे का 5 घंटे का टाइम टेबल फिक्स कर सो, उससे फालतू नहीं। और उठते सामने कुछ नहीं सोचना स्टार्ट करना। तुम्हारी जिंदगी में क्या चला किसी कोई मतलब नहीं है। ऐसा समझो, आग लग रही या बुझ रही, सच बता रहा हूँ रियलिटी में बात। तुम्हारी मम्मी को कोई मतलब नहीं है, पापा को कोई मतलब नहीं है, सब कहने की बातें हैं। ऐसा बस तुम्हारा ध्यान रख सकते हैं, अंदर का पक्ष तो भी नहीं जान सकते चल क्या रहा, कौन सा तूफान उठ रहा, उन्हें पता लग रहा है बस पढ़ रहा। तो उठा ना सीधा, उठे बाद में सीधा का पिठा ली, याद करना शुरू कर दिया, ऐसी हालत बना दो, झंझट ही खत्म। और ये क्या करेंगे, 1 घंटा पहले उठ जाएंगे, और 2 घंटा पहले तो वैज्ञानिक की तरह सोचेंगे पड़ेगा, वैज्ञानिक की तरह सोचेंगे पड़ेगा। ऐसे लगे फेराडे का बाप तुम ही, ऐसे समझ में। द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का पहले नंबर पर आ जाओ कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, क्या क्या चीज याद रखनी। अब मैं एक अवतल दर्पण, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब करना। उसमें 2 हो, इसमें 6 है। अब सवाल है इसमें 6 क्यों, 6 प्रतिबिंब क्यों बनते हैं, उसमें 2 क्यों बनते हैं, दोनों समझाने जा रहा हूँ। ठीक, फिर मैं ग्रुप में वीडियो भेज दूंगा, या फिर 10वीं क्लास तक जो नोट था तुम्हारे उन्हें अडोप्ट कर लेना, वहां तक सीख लेना। ऐसी बात नहीं, सब समझ में आएंगे। 6 के 6 खुद ही कर लोगे, ऐसे बता रहा हूँ। ठीक, लेकिन मैं वीडियो भेज दूंगा। अवतल दर्पण द्वारा देखना जरूर, अगर संपूर्ण नॉलेज चाहिए तो बहुत जरूरी हो। ठीक, अवतल दर्पण में इसमें 2 पढ़ाऊंगा सिर्फ, और फिर दोनों ही पेपर मांगूंगे। समझ में आया बात? है अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब एक अवतल दर्पण बनाने जा रहे हैं, उसमें देखेंगे प्रतिबिंब कैसे बना। यहाँ अपनी बात को समझ रहे हैं हम, ये सब चीजें हो रही, उसके अंदर हो किस तरह रही वो समझ रहे हैं हम। मैं यहां से खड़ा हुआ, सामने दर्पण लगा हुआ, मैं इससे दूर जाऊंगा ऐसे बचवा तो छोटा होता चला जाऊंगा, उसके पास आऊंगा ऐसे दौड़ ऐसे बचवा तो बड़ा होता चला जाऊंगा। ठीक, ऐसा क्यों हो अब समझने की कोशिश कर रहे हैं सर।
क्या फेनोमेना, तो मुझे एक वस्तु मान लो, यार ये वस्तु, ये ऐसा समझ, यहाँ वस्तु रखूंगा देखो मैं भी, उसके बाद उसे सामने ना वहां दर्पण मान लो, वहां दर्पण मान लो, ये देखो दर्पण, समझ में आया? अब जो भी हम दोनों के बीच में प्रक्रिया हो रही वो यहाँ समझाई जा रही। अब बात समझ में आ रही? ठीक, इसका नाम M, इसका नाम कितना N, ये हमारा ध्रुव, उसके बाद अच्छा ये कौन सा दर्पण है? ये बात, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना पड़ रहा है, इसके बाद बढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। बेटी बात ना करो, चुप हो जाओ, बहुत बड़ा खेल है इसका। फोकस, ये सेंटर हुआ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? जब हम पढ़ेंगे ना, पहले नंबर पे पढ़ेंगे कि वस्तु रखी हुई कहाँ, वस्तु की स्थिति कहाँ, ये बहुत मेन चीज होगी। सबसे पहले वस्तु पता कहाँ रखेंगे, इधर हो अनंत, सब देखो 6 प्रतिबिंब क्यों बनेंगे इसमें, यहाँ अनंत, पहले वस्तु को रखेंगे हम अनंत पर, ठीक, फिर प्रतिबिंब देखेंगे इसमें कहाँ बनेगा। फिर दूसरे नंबर पर एक स्थिति होगी वस्तु की, वस्तु की एक स्थिति होगी, स्थिति मतलब रखी हुई, कहाँ स्थित है, कहाँ रखी हुई, कहाँ उसकी पोजीशन है, तो यहाँ जहां वस्तु की पोजीशन होगी, वस्तु की स्थिति होगी, एक तो पहले अनंत पर रख दोगे, फिर देखेंगे इसके अंदर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। मान लो तुम बहुत दूर चले गए, तुम बहुत दूर चले गए, या तुम किसी पतंग को तुम ढील दे दी, और ढील दे दी उसको ऊपर लेवा लग गई, पतंग का कट का, कौन सी हवा लग गई, लग जानी पतंग का कट का ऊपर लेवा, ऊपर तो पतंग ऐसी दिखाई, बिंदु की जैसे दिखाई देनी, अनंत में चली गई बात। और तुम्हारी आंख में जो प्रतिबिंब बनना है ना उसका, ये भी दर्पण एक प्रकार का, वो बिंदु के जैसे दिखाई देगी, ऐसा भी इसमें ही होगा। यानी कोई दर्पण तुमने शीशे यहाँ लगा दिया, और शीशे के वो कोई वस्तु बहुत दूर, तुमने पतंग में ढील दे दी, और तुम पतंग को शीशे के अंदर देख रहे, उसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा, तो बिंदु के जैसे दिखाई देगी, इसमें भी बात दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, यहाँ देखेंगे इसमें कैसे बनती दिखाई देगी। अच्छा पतंग को थोड़ा पास खींच लो, तो बड़ी दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, ऐसा ही इसमें होगा। जैसे तुम वस्तु पास से लेकर जाओगे ना, तो प्रतिबिंब बड़ा बनता चला जाएगा, वस्तु थोड़ा और पास लाओ, प्रतिबिंब और बड़ा होता चला जाएगा। ये हम समझेंगे वजह से, समझ में आनी बात है कैसे होगा। तो 3 चीज हमें याद रखनी इसमें। नंबर फर्स्ट, एक तो वस्तु कहाँ स्थित है, वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ स्थित है मतलब वस्तु की स्थिति, पहली बात है हमें 6 के 6 प्रतिबिंब बनेंगे, हमें 6 प्रतिबिंब बनेंगे इसमें। नंबर फर्स्ट, वस्तु कहाँ स्थित है। दूसरे नंबर पर जब पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, प्रतिबिंब कहाँ बना, 2 चीज होगी। तीसरे नंबर पर प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब है कैसा, बड़ा छोटा आभासी कैसा। अवतल दर्पण में जितने बनेंगे आभासी वो बनेंगे सारे वास्तविक, उत्तल दर्पण में आभासी बनेंगे। आया समझ में। तो 3 चीज याद रखनी। नंबर फर्स्ट, एक तो वस्तु की स्थिति, दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, और तीसरा जो प्रतिबिंब है ना उसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति में सब आ जाएगा, बड़ा छोटा आभासी सब आ जाएगा उसमें। तो कितनी चीज याद रखनी, 3, वस्तु कहाँ स्थित, प्रतिबिंब की स्थिति, और तीसरे नंबर पर प्रतिबिंब की प्रकृति। जो प्रतिबिंब बनना उसकी प्रकृति कैसी, उसका नेचर कैसा, बड़ा छोटा आभासी कैसा हो, उल्टा सीधा, ऐसा समझ में। ठीक, तो ये चीज याद रखनी है। अब इसमें 6 प्रतिबिंब बनेंगे अवतल दर्पण में। अब सवाल है 6 क्यों बनेंगे, समझ लो। एक तो एक बात, तुम तो वस्तु रखेंगे अनंत पर, एक जगह रख दिया, एक होगा, तो फिर प्रतिबिंब बनेगा, देखेंगे कहां बनेगा। दूसरे नंबर पर अनंत और ध्रुव के, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, यहाँ कहीं भी रख सके, कहीं भी रख सके। कितनी स्थिति होगी, फिर प्रतिबिंब बनेगा, बताऊंगा कहां बनेगा। कितनी स्थिति होगी, 2। फिर हम रखेंगे वस्तु को वक्रता केंद्र पर, तो कितनी स्थिति होगी। फिर रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, कितनी होगी। फिर रखेंगे फोकस पर, कितनी होगी। फिर रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में, कितनी होगी। इस तरह दोनों रख सकते, यहाँ डाकर रखोगे इसमें वस्तु को, समझ में बात है। इतनी बात बता दो तो कितनी स्थिति होगी। ठीक है, इस हिस्सा फोड़ो, बाहर निकल जाएंगे। तो बताओ वस्तु के अंदर प्रतिबिंब बनने की कितनी स्थिति होगी, कौन से दर्पण में। अब उत्तल दर्पण में क्या जुगाड़ हो, उत्तल दर्पण में समझ लो क्या, उसमें 2 ही बना। अब सवाल उसमें 2 ही क्यों बना, समझ लो। ऐसा उत्तल दर्पण होता नहीं, ऐसा उत्तल दर्पण यहाँ ध्रुव हो और यहाँ क्या हो, अगर यहाँ फोकस होगा और यहाँ क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। उसके बाद यहाँ हमने कोई, यहाँ वस्तु, यहाँ अनंत होगा, इसके बीच में तो कोई स्टेशन ही नहीं है। यहाँ तो स्टेशन ही 6 थे, 5, 1, 2, 3 स्टेशन थे, इसलिए 6 बनी। ऐसा यहाँ एक स्टेशन अनंत, क्या तो वस्तु को तुम अनंत पर रख दो, या अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं रख दो, और कहीं रख नहीं सकते। तो कितनी स्थिति होगी, तो फिर प्रतिबिंब कितने बनेंगे, आज समझ में। तो उत्तल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं, और अवतल दर्पण में। ठीक, पता लगा क्यों। ठीक, मैं ये जो मेन समझाने का, इसका मैं वीडियो भेज दूंगा और तुम देख सकते हो, उस पर नोट्स भी भेज दूंगा। बात समझ में आ रही, इसे कहते हैं समय की बचत। ठीक है, तुम आराम से सर्च करोगे जाएगा, 10वीं क्लास का मैं भेज दूंगा, घबराओ मत, ग्रुप में आराम से निकाल लेना, देख लेना एक बार, 37-38 मिनट का वीडियो। आया समझ में, कोई दिक्कत। समझ में आया। अब वस्तु अनंत,
तो 2-3 घंटे क्लास का सर हो दिमाग पे। पहली हेडिंग यही बनेगी, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर, चाहे ये हो चाहे वो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, स्थित सही है, सही है, स्थित हो, रखी हो, ऐसे लिख दो रखी हो, क्या दिक्कत हो रहा है, स्थित हो। सुन लो ध्यान से, अब वस्तु को अनंत पर रख कर दिखाओ, ये करके दिखाओ। चलो वस्तु बहुत बड़ी होगी, लेकिन पता क्या होगा, जैसे वस्तु बहुत दूर जाएगी, छोटी दिखाई देगी बिंदु के जैसे, तो ऐसा मानकर चलिए वस्तु बहुत बड़ी होगी, इसलिए मैंने यहां वस्तु बनाई यहां से। अब देखो कैसे डांस करोगे तुम। ये वस्तु हुई, ड्राइंग बहुत बेकार हो गया। इसके पास से किरणें चलेगी, किरणें तो बहुत सारी चल रहा। दो तो अपनी बात समझना। चले यहाँ टकरा के, हाँ चल यहाँ तो हो जाएगा, जो भी टकरा के हो जाएगा। और जहां दोनों किरणें मिलती दिखाई देगी ना, जहां दोनों किरणें मिलती दिखाई देगी, वहां उस वस्तु का प्रतिबिंबता होगा। अब बताओ, दोनों किरणें ही तो मिल रही है, यह एक बिंदु नहीं बन गया। इसलिए जो वस्तु अनंत पर रखी है वो बिंदु के जैसी दिखाई दे। अनंत पर पतंग बहुत दूर है ना, बिंदु के जैसी दिखाई देगी शीशे के अंदर, बहुत दूर है। तो जो ना अनंत पर रखी हुई वस्तु ना, उसका प्रतिबिंब कहां बन जाता है, मुख्य फोकस पर। और वस्तु कहां स्थित है, अनंत पर। यहाँ अनंत पर स्थित है वस्तु, वस्तु बताओ कहां स्थित है, अनंत पर। और प्रतिबिंब कहां बना, मुख्य फोकस पर। अब सवाल है प्रतिबिंब है कैसा, बिंदु के जैसा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी, बिंदु के जैसा हो, उल्टा सीधा, उल्टा ऐसे नहीं बोलने, बस बिंदु के जैसा फोकस हो बना, इतना बोल लेंगे। अब देखो लिखोगे कैसे, क्या क्या लिखना पड़ता है। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर लिखेंगे, पहली हेडिंग बनाएंगे, हर 6 कॉन्सेप्ट बनाएंगे, और 6 के अंदर ना 3-3 बातें पक्का लिखेंगे। नंबर फर्स्ट, वस्तु की स्थिति, कि वस्तु कहां स्थित है, वस्तु की स्थिति। अब यहाँ तीर का चिन्ह लगा दें, ऐसे लिखेंगे अनंत पर। देखो वस्तु अनंत पर नहीं स्थित है, इतनी बात। अब बताओ प्रतिबिंब कहां बना, हेडिंग बनाओ प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो बताओ प्रतिबिंब कहां स्थित है, मुख्य फोकस पर। तुम पूरा लिखना मुख्य फोकस पर, समझ में आया बात है। अब सवाल लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। जितने भी हम 6 के 6 लिखेंगे ना, इसमें 2 के 2 लिखेंगे, उसमें 3 पॉइंट लिखने ही लिखने, तुम्हें लिखने का तरीका हो, समझ में आ जाएगा। अब प्रकृति कैसी, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति किसकी, प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति, देखो प्रतिबिंब है कैसा, इसमें जितने बनेंगे सारे के सारे कैसे बनेंगे, वास्तविक, आभासी बनेंगे, वास्तविक बनेंगे। एक छोड़ दो बस, 6ठे नंबर का, आया समझ में। बाकी सारे 5 के 5 इसमें वास्तविक बनेंगे, वो बताऊंगा क्यों बनेगा, 6ठे नंबर बताऊंगा। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा, बड़ा होगा। जो इसके अंदर, जो शीशे के अंदर जो पतंग दिखाई दे रही होगी, छोटी दिखाई दे रही होगी, बड़ी दिखाई दे रही होगी, तो लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक होंगे तो वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। उसके बाद बिंदु के आकार का, छोटा, बिंदु के आकार का, आकार नहीं आकार का, आकार को भूल जाओ। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं, कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तुम्हारे आका तुम्हें बचाने, उतारो। तीसरे नंबर का, सीधा तीसरे बार हूं मैं। पहले दूसरे नंबर बताओ कहां रखेंगे वस्तु को। दूसरे नंबर, अगर ये हमारा अवतल दर्पण, चलो दूसरा भी समझ लो, क्या जा रहा, 2 मिनट लगे, समझ लो। ये ध्रुव, ये एम, ये एन, ठीक। उसके बाद यहां से हमारा फोकस, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद यहाँ क्या, अनंत, ठीक, याद आएगी ना बात यार। उसके बाद यहाँ, इस बार पहले हमने वस्तु को रखा था अनंत पर, अब यहाँ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया वस्तु को। इसके बाद से चली प्रकाश की किरण, चली, टकराने के बाद कहां तो हो जाएगी, फोकस। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक। एक प्रकाश की किरण ऐसी भी तो जो वक्रता केंद्र हो जाएगी, वक्रता केंद्र तो हो जाएगी, तो जो वक्रता केंद्र तो हो जाती है उसी मार्ग वापस नहीं लौट जाती, ऐसा या ऐसा आगे। और जहां भी 2 किरण मिलती दिखाई देंगे ना, वहां वस्तु को प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु तो इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना छोटा सा दिखाई दे रहा है, वस्तु दूर है ना। लेकिन जैसे जैसे पहले तो बिंदु के आकार का था ना, जैसे वस्तु को पास से ले गए, पहले वस्तु थी भी तो दूर, पास से ले गए तो प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा नहीं होगा, पहले बिंदु का था अब थोड़ा बड़ा होगा,
और ऐसे शीशे के अंदर ऐसे नहीं होता, वस्तु जो दूर थी तो छोटी दिखाई देगी, पास लागो तो बड़ा दिखाई देगा, समझ रहे हैं ना? ठीक, तो ये तो वस्तु ए या बी, तो ये प्रतिबिंब ने इसे प्रदर्शित करते ए डैश, ऐसे प्रदर्शित करते बी डैश, ये इसके ही जैसी वस्तु है, ए डैश बी डैश पता लग गया, हकीकत में है नहीं, हकीकत तो यहाँ आया था, इसके अंदर दिखाई दे रहा शीशे के अंदर, ये दर्पण के अंदर, ये समझ गए बात? यार ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है, कोई दिक्कत है तो बताओ। प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब प्रकृति बता दो मुझे, वस्तु तो छोटा नहीं है, अच्छा उल्टा सीधा, क्योंकि वस्तु सीधी ऐसा और प्रतिबिंब ऐसा बनना है, तो प्रतिबिंब उल्टा, तो उसमें सारे प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं। अवतल दर्पण में जितने प्रतिबिंब बनते हैं ना, अधिकांश प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, बस एक छोड़ दो लास्ट वाला। अब तीसरे नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरे नंबर का समझ गए ना तुम? तीनों चीज लिख दोगे यहाँ से। पहले नंबर पर क्या लिखोगे? वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और दूसरे नंबर पर क्या लिखोगे? दूसरे नंबर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ स्थित है? वक्रता केंद्र मुख्य भुजा के बीच में। फिर क्या लिखोगे? प्रकृति में लिखोगे क्या? प्रकृति में लिखोगे, सुन लो ध्यान से, प्रकृति में लिखोगे ये कि जो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब जो एक तो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, ये लिखेंगे प्रकृति में। अब तीसरे नंबर का भी समझ लो, तीसरे नंबर का ये क्या है हमारा? ये हमारा कौन सा दर्पण है? हमारा अवतल दर्पण। ये क्या है? एम। ये क्या है हमारा? एन। ये क्या है हमारा? ध्रुव। आया समझ में? ये हमारा क्या रहा है? हाँ, ये रहा हमारा यहाँ से वक्रता केंद्र। ये क्या रहा हमारा यहाँ वक्रता केंद्र के बाद? ये रहा हमारा, ये वक्रता केंद्र रहा, ये हमारा रहा फोकस। समझ में आया बात? यहाँ ठीक। उसके बाद यहाँ हम तुम्हें बता रहे हैं यहाँ अनंत। अभी वस्तु को हमने पहले अनंत पर रखी, फिर इसके बीच, दोनों के बीच में रखी, अब कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रख दो। चलो वस्तु को वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया, वस्तु का नाम क्या दे दोगे? ए, और इसका नाम क्या दे दिया? बी। इसके पास तक क्या चली? प्रकाश की किरण टकराई, कहाँ तो हो जाएगी? फोकस तो होगा। एक प्रकाश की किरण ऐसी भी तो होगी जो यहाँ से होकर जाएगी, किरणें तो बहुत सारी चल, कितनी बात समझ लो। एक ऐसी भी तो होगी जो यहाँ से होकर जाएगी, और टकराने के बाद ना वो यहाँ होती दिखाई देगी, समांतर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? थोड़ी देर पहले पढ़ा था नहीं हमने, थोड़ा सही करके बनाइए। इस तरह दिखा देखो कैसे दिखाई देगी, इस तरह काटती हुई दिखाई देगी, बिल्कुल हिंदी काटती हुई दिखाई देगी, ऐसा करोगे। यानी प्रतिबिंब ना वक्रता केंद्र पर बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र में रखी होगी ना, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र में बनेगा। इसका नाम ए डैश, इसका नाम क्या है? बी डैश। जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी इसकी लंबाई होगी। ये भी सवाल पेपर में पूछा हुआ, तीसरे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीसरे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछा हुआ वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार बराबर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र में रखी हो ना, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र में बनता हो, और वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार बराबर हो। तो पूछा तुमसे कि किरण आरेख द्वारा समझाइए, चित्र बना के समझाइए, ऐसे लिखेगा, हिंदी में लिखेगा किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाइए। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आप बोलोगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। पूछो उसका आकार कैसा होता है? आकार वही हो, बराबर के आकार का हो, ना तो बड़ा होता ना छोटा होता, बराबर के आकार का हो। पहले नंबर पर हेडिंग क्या बनाएंगे? वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति लिखेंगे वक्रता केंद्र पर। दूसरी हेडिंग क्या बनाओगे? प्रतिबिंब की स्थिति, उसमें क्या लिखोगे? वक्रता केंद्र पर। तीसरी हेडिंग क्या बनाओगे? प्रकृति। प्रतिबिंब क्या लिखोगे? वास्तविक वस्तु, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर के आकार का, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर आकार का। कितने होंगे? 3। चौथा मैं समझा रहा हूँ, चौथा भी देख लो, 2 मिनट का खेल था सारा का सारा, क्यों ड्रामे कर रखे? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका नाम एम, इसका नाम क्या? एन। ये क्या है? ध्रुव। उसके बाद ये बताओ क्या? फोकस। यहाँ क्या हो? वक्रता केंद्र। यहाँ क्या हो? अनंत। पहले यहाँ रखी वस्तु को, फिर इन दोनों के बीच में रखी, फेस पर रख दी। अब मन भर का तो आगे ले जाओ वस्तु को। जैसे जब वस्तु आगे लेके जा रहे, प्रतिबिंब बड़ा नहीं होता जा रहा। अब मैंने कहा था नहीं, वस्तु पास से लेके जाओ, वस्तु प्रतिबिंब बड़ा होता चल जाए। नहीं समझ में बुझा है? नहीं क्या? ए और बी क्या कर रहा है? वस्तु फोकस इन अपने भी आवाज लगा रहे, मैंने 2 समझा। वस्तु फोकस बहुत बड़ी बनेगी आगे जाकर। हाँ बनेगी, देख लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, प्रकाश की किरण टकराई, ये तो अपने याद हमारा ले, क्या दिक्कत है? ले, इसका मतलब परफेक्ट है, समझ में बात है। प्रकाश की किरण तो बहुत चला, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगी, क्या जरूरत पड़ रही है? यहाँ से गुजारा नहीं, एक प्रकाश की किरण यहाँ से जागी, और जो प्रकाश की किरण यहाँ से जागी तो बाद में हो जाती है, पीछे जाकर मिलती दिखा देगी। प्रतिबिंब और पीछे तो चल जाएगा, देखो यहाँ मिलेगी, देखो जाएगा प्रतिबिंब, और होगा पीछे नहीं, प्रतिबिंब और पीछे होगा, अब बड़ा हो जाएगा, इससे ज्यादा बड़ा बनता दिखा देगा। समझ में आया बात? यार इसका नाम क्या था? ए बी। इसका नाम तो ए बी था, इसका नाम होगा ए डैश बी डैश। पहले प्रतिबिंब कहाँ बना था? वक्रता केंद्र पर। अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब और पीछे हटता चला जा रहा, प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा, पीछे हटता चला जाएगा।
वस्तु छोटी होती चल जाएगी, वस्तु तो पास आती चल जाएगी, वस्तु जैसे जैसे पास लाओगे उसका प्रतिबिंब इसके अंदर तो बड़ा दिखा देगा, इसके अंदर बड़ा दिखा देता जाएगा तुमको। समझ रहे? अलग अलग फिर लिखा क्या, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे प्रकृति। अब प्रकृति के अंदर क्या लिखोगे, प्रकृति के अंदर लिखोगे वास्तविक, वस्तु से बड़ा है, उल्टा है, बस और क्या है, वो कुछ भी नहीं है। 5वें नंबर का भी समझ लो, तो घड़सर की बात। आ जाओ, रा 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 रा, बोलो तारा रा रा, बोलो तारा रा रा, बोलो तारा रा रा। और तारा कौन थी, आ जाओ, ये क्या है, फोकस, ये वक्रता केंद्र, पढ़ लो यार, पढ़ लो, बाद में बता दिए, ट्रेनिंग बाद में। अब बताओ, वक्रता केंद्र, आंख भी खुली नहीं है, यही देख लो, वक्रता केंद्र और ये फोकस होगा, इन दोनों के बीच में होगी वस्तु। अब कहाँ रखेंगे, फोकस पर, ले फोकस पर लो वस्तु। चलिए, प्रकाश से किरणें टकराई, फोकस तो हो जाएगी, जब टकराएगी फोकस तो हो जाएगी, ठीक। ये क्या है, अच्छा ये बताओ, एक तो किरण और दूसरी किरण कहां से लेके जाऊं भाई, वक्रता, देखो जरूर नहीं है किरण इधर तो जागी, पीछे से टट्टरे पर तो चल जा किरण चारों तरफ तो चले, मैंने साथ साथ बताई दी बात, या कहां तो नहीं चलेगी किरण, यहां से भी चारों तरफ से। तो ऐसी किरण भी तो है कि इधर से चल जाएगी, जो इधर जागे ना, या कभी मिलेगी, मुझे लगता है कभी मिलेगी, अनंत पर मिलेगी जाएगा, प्रति बनेगा अनंत पर, बहुत बड़ा होगा वो, ऐसा समझ में। तो ये कहां मिलेगी, अनंत पर। हेलो, हाँ जी, नमस्ते, हाँ हाँ, आ जाओ। कितना टाइम होगा, अरे पढ़ाते पढ़ाते कितना टाइम होगा, 47 मिनट हो ही नहीं सकता, चुप हो जाओ, बात ना करो। 6ठे नंबर का देख लो, 6ठे नंबर का लिख दो, इसके बारे में लिख दोगे। 7वें नंबर का, 6ठे, यही तगड़ा खेल है, पेपर में पूछा गया, एक तो तीसरा एक छठा, ये दोनों पूछे जा पेपर में, तीसरा छठा, और दोनों जो उत्तल दर्पण वाला खुद करके लेगा ना, घर तो 10वीं क्लास का खुद करके ले, चेक करूंगा कॉपी में तुम्हारी। ये कौन सा दर्पण है, एम, इसका नाम क्या है, एन, ये हमारा ध्रुव, उसके बाद यह हमारा फोकस, यह हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रहा ये बात, या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बाबू, अब वस्तु बताओ कहां रखे बाबू, फोकस और ध्रुव के बीच में। बाबू उसका नाम क्या हो, बाबू शो ना, इसके पास तो क्या चलेगी, किरणें चलेगी, अगर किरणें चलेगी, टकराने के बाद कहां से सिर पर जाएगी मेरे, फोकस ले, दर्द सौरा नहीं कर गुजारते हैं, लेकिन गुजारनी पड़ेगी, प्रतिबिंब तो बनना नहीं भाई, और कहां से भेजूं, बिल्कुल सही बात, ऐसा बढ़ा लो, प्रकाश की किरणें मरी कहती है, आवाज करने में क्या जा रहा है, क्यों लक्ष्मी, सही बात है गलत बात, कोई दिक्कत, एक किरण ऐसी तो यहां तो होगा, जागी ऐसे जागी, ऐसे जागी, मिलेगी, वो मिलेगी, जहां मिलेगी वहीं पति मिलना, मिली नहीं, जबरदस्ती मिलाई है, ये ए डैश है, यो बी डैश, इस तरह बनाइयो कि यहां वक्रता केंद्र दिखा जाए, ठीक। तो ये ना ए डैश बी डैश, तो 6ठे नंबर का पेपर में पूछा जाएगा पक्का। कैसे पूछा जाएगा पेपर में, ऐसे पूछा जाएगा, किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाइए जब वस्तु अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के मध्य रखी हो या स्थित हो। चित्र बनाकर चुपचाप चित्र बनाकर समझा और तीनों बातें लिख के दिखाई, कह रहा है बस, कुल मिलाकर बात यहाँ।
अब लिखो कैसे कैसे में पहले नंबर पर क्या लिखो? वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ स्थित है? फोकस, क्या मंत्र सा बैठ रहे हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में। फिर अगली हेडिंग क्या बनाओगे? प्रतिबिंब की स्थिति। अब बताओ प्रतिबिंब कहाँ स्थित है? निकालेंगे चित्त को फाड़ कर ऐसे नहीं बोल लोगे, ऐसे बोल लोगे प्रतिबिंब की स्थिति बोल लोगे। दर्पण है ना, जो दर्पण अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के दाईं ओर, अवतल दर्पण के दाईं ओर बढ़ना है, या इतनी बात लिखनी इसमें, वो दिक्कत यहाँ तक। अवतल दर्पण के ताई ओर नहीं दाईं ओर। फिर अगली हेडिंग बनाओगे प्रकृति। अब प्रकृति में देखो क्या लिखोगे? अभी बताओ प्रतिबिंब आभासी है वास्तविक? आभास कर रहा है। शिष्य को बैठ कर थोड़ा कुछ हो रहा है, समझ में बात है। आभास कर लो क्या जा रहा है, तो आभासी होगा। दूसरे नंबर पर प्रतिबिंब सीधा होगा उल्टा होगा? सीधा होगा। वस्तु तो बड़ा होगा छोटा होगा? भाई यही बात लिखनी, जो तुमने बताई वही बात लिखनी। तो ये तीसरा और छठा इंपॉर्टेंट है, तीसरा और छठा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पेपर पूछे जाते हैं, समझे? किरण आरेख द्वारा समझाना पड़े, चित्र बनाकर समझाना। तो 6 के 6 मोटे तरीके तो नोट कर लो। आपकी हमारी मुलाकात कल होगी। रुक जाओ, उत्तल दर्पण वाला खुद करके लेकर आना। 10वीं क्लास में उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब खुद बना कर लेकर आने, 2 ही है। मैं कॉपी मार कर लेकर आने, मैं यूट्यूब का वीडियो भेज दूंगा, दो दर्पण वाला ही हो, ठीक है? इतना ही काट कर भेज दूंगा ग्रुप में। समझ में आया बात है? कर लोगे ना? यहीं तक अपनी बात प्रारंभ करेंगे। कल टेस्ट होगा। ओके।